पार्ट 2। सैंटियागो क्रिस्टल बेचने वाले एक बूढ़े व्यापारी के यहाँ काम कर रहा था। लगभग 1 महीने से वो वहाँ था, पर उसे महसूस हुआ कि ये काम उसके मन का नहीं है। बूढ़ा व्यापारी दिन भर काउंटर के पीछे बड़बड़ाता रहता और बार बार उसे समझाता, सावधान रहो, कुछ टूटे नहीं। फिर भी लड़का रुका रहा, क्योंकि व्यापारी भले ही चिड़चिड़ा था पर ईमानदार था। हर बिके सामान पर अच्छी कमीशन मिलती थी और लड़का कुछ पैसे भी जोड़ चुका था। उस सुबह उसने हिसाब लगाया, अगर ऐसे ही काम करता रहा तो 1 साल में भेड़ें खरीदने लायक पैसा हो जाएगा। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए बाहर एक डिस्प्ले केस बनाना चाहता हूँ। लोग आते जाते इसे देखेंगे, दुकान में भीड़ बढ़ेगी। व्यापारी ने माथे पर बल डाले, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लोग टकराएंगे, क्रिस्टल टूटेंगे। लड़का हंसा, जब मैं भेड़ों को खेतों में ले जाता था तो कभी कभी सांप मिलते और भेड़ मर सकती थी, लेकिन यही जिंदगी है, जोखिम हर जगह है। तभी एक ग्राहक ने 3 क्रिस्टल के ग्लास खरीदे। बिक्री पहले से तेज चल रही थी, जैसे पुरानी रौनक लौट आई हो। व्यापारी बोला, काम अच्छा चल रहा है, जल्द ही तुम अपने भेड़ों के पास लौट सकोगे, फिर जिंदगी से और क्या चाहिए। लड़के ने अनजाने में कह दिया, क्योंकि हमें संकेतों का जवाब देना चाहिए, और फिर तुरंत पछताया। व्यापारी को तो उस बूढ़े राजा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जिसने उससे कहा था, जिंदगी चाहती है कि तुम अपना सपना पूरा करो, इसलिए शुरुआत में किस्मत भी साथ देती है। व्यापारी समझ तो गया, लड़के की मौजूदगी ही एक संकेत थी। बिक्री बढ़ रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं था कि उसने उसे रखा। व्यापारी ने पूछा, तुम पिरामिड क्यों जाना चाहते हो? लड़के ने बस इतना कहा, हमेशा से उनके बारे में सुना है, अपने खजाने के सपने का जिक्र नहीं किया। अब वो सपना दर्द बन चुका था। व्यापारी हंसकर बोला, मैं किसी को नहीं जानता जो सिर्फ पत्थरों का ढेर देखने रेगिस्तान पार करे। लड़का मुस्कुराया, क्योंकि आपने कभी सफर के सपने नहीं देखे। 2 दिन बाद व्यापारी ने डिस्प्ले केस पर फिर बात की, मुझे बदलाव पसंद नहीं, अगर कोई गलती हो गई तो हमें भुगतना पड़ेगा। लड़के ने कहा, मैं बस जल्दी अपने भेड़ों के पास लौटना चाहता हूँ। जब किस्मत साथ दे रही हो तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए, इसे कहते हैं शुरुआती भाग्य। व्यापारी चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पैगंबर की 5 शिक्षाओं की बात की, एक ईश्वर पर विश्वास, 5 वक्त की नमाज, रमजान में रोजा, गरीबों की मदद, और रुका। लड़के ने पूछा, 5वीं क्या है? व्यापारी बोला, जीवन में एक बार मक्का की यात्रा। उसने बताया, युवावस्था में उसका सपना मक्का जाने का था। पैसे कमाने में इतना लग गया कि कभी दुकान छोड़ नहीं पाया। अब लोग उसके सामने से मक्का जाते और लौटते हैं, सब खुश होते, पर वो कभी गया नहीं। लड़के ने पूछा, अब क्यों नहीं जाते? व्यापारी ने धीरे से कहा, क्योंकि मक्का का सपना ही मुझे जिंदा रखता है। अगर सपना पूरा हो गया तो जीने का कारण ही खो दूंगा। तुम अपने सपने पूरा करना चाहते हो और मैं बस सपने देखना चाहता हूँ। उस दिन व्यापारी ने डिस्प्ले केस बनाने की अनुमति दे दी। 2 महीने और बीते, दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। लड़के ने हिसाब लगाया, 6 महीने में वो 2 गुना भेड़ें खरीद सकता है। मिस्र का सपना अब उसके लिए उतना ही दूर था जितना व्यापारी के लिए, पर वो काम में खुश था। एक दिन उसने देखा, कोई आदमी पहाड़ी चढ़कर पानी के लिए परेशान था। लड़के ने व्यापारी से कहा, आओ हम क्रिस्टल के ग्लास में चाय बेचें, लोग चाय पिएंगे और ग्लास भी खरीदेंगे। कहते हैं खूबसूरती आदमी को लुभा लेती है। व्यापारी कुछ नहीं बोला, पर शाम को हुक्का पीते हुए कहा, अगर ये सफल हुआ तो दुकान बढ़ेगी और मुझे अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। मैं बदलाव नहीं चाहता। पहले लगता था मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, पर अब समझता हूँ ये दुकान बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं चाहता था। तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुली हैं, पर अब मैं उन ऊंचाइयों को देखकर डरता हूँ जिन्हें मैं छूना नहीं चाहता। हर अनदेखा आशीर्वाद अभिशाप बन जाता है। लड़का चुप रहा। अब वो अरबी बोल सकता था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। भेड़ें उसे ये सब नहीं सिखा सकती थीं। व्यापारी ने आखिर में कहा, मकतूब। लड़के ने पूछा, मतलब? अरबी में कहते हैं ये लिखा हुआ है। और फिर उसने लड़के को इजाजत दी। ठीक है, क्रिस्टल के ग्लास में चाय बेचो, कभी कभी नदी को रोकना मुमकिन नहीं होता। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत खड़ी थी। तीनों आदमी हांफते हुए ऊपर पहुँचे, थकान से चूर। लेकिन जैसे ही शिखर पर नजर पड़ी, वाह, वहाँ एक चमकदार क्रिस्टल की दुकान थी जहाँ ठंडी पुदीने वाली चाय मिल रही थी। वे तुरंत अंदर चले गए।
चाय बेहद खूबसूरत क्रिस्टल के ग्लासों में परोसी गई। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी को तो कभी ये ख्याल ही नहीं आया। उसने तुरंत कुछ क्रिस्टल के ग्लास खरीद लिए। आज रात उसके घर मेहमान आने वाले थे और वो जानता था कि ये ग्लास देखकर सब दंग रह जाएंगे। दूसरा बोला, चाय तो क्रिस्टल में ही असली लगती है, खुशबू भी लंबे वक्त तक रहती है। हिंदी। तीसरे ने रहस्यमय अंदाज में कहा, पूरब में तो ये परंपरा है, क्रिस्टल के गिलास में चाय पीने से जादुई असर होता है। धीरे धीरे ये बात फैल गई और लोग दूर दूर से उस दुकान पर आने लगे। पुरानी परंपरा में नई जान डाल दी गई थी। नीचे की दुकानों ने भी क्रिस्टल के गिलास में चाय परोसने शुरू की, लेकिन वे तो पहाड़ी के नीचे थीं, वहां कौन जाता। दुकान इतनी मशहूर हो गई कि मालिक को 2 नए कर्मचारी रखने पड़े। अब वो बड़ी मात्रा में चाय और क्रिस्टल मंगवाने लगा। लोग उसकी दुकान को ढूंढ ढूंढ कर आते और यूं ही महीने गुजरते चले गए। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही लड़का जाग गया। गिनकर 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे जब उसने अफ्रीका की जमीन पर कदम रखा था। उसने सफेद अरबी लिबास पहना, सिर पर कपड़ा बांधा और ऊंट की खाल की अंगूठी से उसे कस दिया। नए सैंडल पहनकर चुपचाप सीढ़ियां उतर गया। शहर अब भी सो रहा था। उसने सैंडविच बनाया, क्रिस्टल के गिलास में गरम चाय पी और दरवाजे की धूप में बैठकर हुक्का पिया। जेब से पैसे निकाले, इतने कि वो स्पेन लौटकर न केवल 120 भेड़ें खरीद सकता था बल्कि अफ्रीका से सामान लाने का लाइसेंस भी ले सकता था। उसने दुकान के खुलने का इंतजार किया। मैं आज जा रहा हूँ, उसने व्यापारी से कहा। मेरे पास अब भेड़ें खरीदने के पैसे हैं और आपके पास मक्का जाने के। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस चाय बनाता रहा। फिर अचानक उसने मुड़कर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान में नई जान डाल दी। लेकिन तुम भेड़ें नहीं खरीदोगे, जैसे मैं मक्का नहीं जाऊंगा। लड़का चौंक गया। आपको किसने बताया? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मकतूब, और उसे आशीर्वाद दे दिया। लड़के ने सामान बांधा, 3 बोरियां भर गईं। तभी उसे कोने में अपनी पुरानी चरवाहे की छेली दिखी। अंदर से उसकी जैकेट और वे 2 पत्थर उरेम और थुमिम गिर पड़े। उसे पुराने राजा की बातें याद आ गईं। कभी सपने देखना मत छोड़ना और संकेतों का पीछा करना। उसने सोचा, मैं वापस चरवाहा बन जाऊंगा। भेड़ें पालना तो अब भी आता है और अब मेरे पास पहले से ज्यादा भेड़ें खरीदने के पैसे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ये सोचता गया, मन भारी होता गया। क्या सचमुच यही मेरा सपना था? उसने खुद से पूछा। वो दुकान से निकला तो देखा अब वहां कई ग्राहक थे। सब क्रिस्टल के गिलास में चाय पी रहे थे। उसने देखा कि व्यापारी के बाल पुराने राजा जैसे ही सफेद हो रहे हैं। उसे पहला दिन याद आया जब वो भूखा था और किसी ने मुस्कुराकर उसकी मदद की थी। वो मुस्कान भी राजा जैसी थी। क्या राजा सचमुच यहाँ से गुजरा था? शायद वो हर उस इंसान की मदद करता है जो अपना सपना पूरा करना चाहता है। लड़का बिना अलविदा कहीं निकल पड़ा। आंखों में आंसू थे, कहीं सबके सामने रोना पड़े। लेकिन अब वो खुद पर भरोसा करने लगा था। उसे लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया जीत सकता है। वो बार पहुंचा जहां पहले दिन उसे लूटा गया था। अब चोर वहां नहीं था और मालिक ने उसे एक प्यारी चाय दी। मैं हमेशा वापस जाकर चरवाहा बन सकता हूँ, उसने सोचा। लेकिन मिस्र के पिरामिड तक जाने का मौका शायद दोबारा ना मिले। अंडलूसिया की पहाड़ियां तो बस 2 घंटे की दूरी पर थीं, लेकिन खजाने तक पहुंचने के बीच फैला था पूरा रेगिस्तान। फिर भी उसने महसूस किया कि वो 2 घंटे नहीं बल्कि 1 साल नजदीक आ चुका है। भेड़ों को मैं समझता हूँ, वे मेरे दोस्त हैं, पर रेगिस्तान, क्या वो भी दोस्त बन सकता है? उसने उरीम और थुमीम की ओर देखा, जैसे वे कह रहे हों, आगे बढ़ो, यही सही समय है। और लड़के ने ठान लिया कि वो मिस्र जाएगा। भीड़ में हल्की सी सरसराहट हुई। हर कोई अपने अपने खुदा के नाम पर चुपचाप कसम खा रहा था। लड़के ने जीसस के नाम पर शपथ ली। अंग्रेज ने कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ कसम नहीं थी, ये एक दुआ भी थी, आसमान से हिफाजत मांगने की। एक लंबी तुरही बजी। लोग अपने अपने ऊँटों और घोड़ों पर सवार हो गए। लड़का और अंग्रेज भी ऊँटों पर चढ़े। हालांकि अंग्रेज का ऊँट बेचारा किताबों से इतना लदा हुआ था कि करा रहा था। अंग्रेज ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने सुना था कि एक अरब। लेकिन काफिला चल पड़ा और आवाज शोर में गुम हो गई। लड़के को अंदाजा था कि अंग्रेज क्या कहने वाले थे। वही रहस्यमयी कड़ी जो एक घटना को दूसरी से जोड़ती है। वही कड़ी जिसने उसे चरवाहा बनाया, बार बार आने वाला सपना दिखाया, उसे अफ्रीका के पास वाले शहर पहुंचाया, एक राजा से मिलवाया
फिर लुटवाया और एक क्रिस्टल व्यापारी से भी मिलाया। लड़के ने सोचा, जितना तुम अपने ख्वाब के करीब पहुंचते हो उतना ही वो ख्वाब तुम्हारे जीने की असली वजह बन जाता है। काफिला पूरब की तरफ बढ़ता गया। सुबह चलते दोपहर की तेज धूप में रुक जाते, फिर शाम को फिर सफर शुरू। अंग्रेज अपनी किताबों में डूबे रहते, लड़का बस चुपचाप ऊंटों और लोगों की चाल देखता। शुरुआत में बच्चों के रोने, जानवरों के चीखने चिल्लाने और सौदागरों की आवाज़ों का हंगामा था, लेकिन जैसे ही रेगिस्तान में गहराई आई, बस हवा की सनसनाहट और ऊंटों के खुरों की आहट बची। एक रात ऊंट हाँकने वाले ने कहा, मैं कई बार इन रेतों से गुजरा हूँ, मगर ये रेगिस्तान इतना बड़ा है और इसकी सरहदें इतनी दूर कि आदमी खुद को छोटा महसूस करता है और खामोश हो जाता है। लड़के ने महसूस किया कि वो सही कह रहा है। समुद्र या आग को देखकर भी तो ऐसा ही लगता है, इनमें कोई पुरानी मौन ताकत छुपी होती है। मैंने भेड़ों से सीखा, क्रिस्टल से सीखा, अब रेगिस्तान से भी सीखूंगा। ये भी बूढ़ा और समझदार लगता है। हवा लगातार बह रही थी। लड़के को वही दिन याद आया जब वो तरीफा के किले पर बैठा था और यही हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे अपनी भेड़ों की ऊन की खुशबू सी महसूस हुई। उसने कहा, वो अब मेरी भेड़ें नहीं रहीं, शायद उन्हें नया चरवाहा मिल गया होगा और उन्होंने मुझे भुला भी दिया होगा। अच्छा ही है, जो सफ़र के आदी होते हैं वो आगे बढ़ना जानते हैं। उसने व्यापारी की बेटी के बारे में भी सोचा, शायद उसने किसी से शादी कर ली हो, किसी ऐसे से जो पढ़ा लिखा हो और उसे दिलचस्प कहानियां सुनाता हो। आखिर वो अकेला तो नहीं था। मगर लड़का अब समझने लगा था, जैसे ऊंट वाले ने कहा था, दुनिया की एक भाषा होती है। उसकी माँ ऐसे एहसास को एहसास कहती थी, लेकिन अब लड़का जान रहा था कि ये इंसान की रूह का डूबना है जिंदगी की उस धारा में जहाँ सबके किस्से जुड़े हुए हैं। मकतूब, उसने क्रिस्टल व्यापारी को याद करते हुए कहा। रेगिस्तान कहीं बस रेत था, कहीं चट्टानों से भरा। रास्ता बदलना पड़ता, रुकावटें आती, ऊँटों का बोझ उतारकर खुद सामान उठाना पड़ता। कोई रास्ता भटक जाए तो सितारों को देखकर दिशा पक्की की जाती। लोगों को जब भी सुबह सुबह आसमान में वो चमकता सितारा दिखता, उन्हें यकीन हो जाता कि वो सही राह पर हैं, उस नाखलिस्तान की तरफ जहाँ पानी, पेड़ और आसरा मिलेगा। अंग्रेज को छोड़कर सबको ये बातें मालूम थीं। वो तो अपनी किताबों में ही खोया रहता। लड़के ने भी किताब साथ लाई थी, मगर ऊँट से रिश्ता बन जाने के बाद उसने किताब फेंक दी। अब उसे काफिले को देखना और हवा की आवाज़ सुनना ज्यादा दिलचस्प लगने लगा। रात को आग के पास बैठकर लड़का ऊँट वाले को अपने चरवाहे वाले किस्से सुनाता। एक रात ऊँट वाले ने कहा, मैं काहिरा के पास रहता था, अपना बाग था, बच्चे थे और एक जिंदगी जो कभी बदलनी नहीं थी जब तक मौत ना आ जाती। एक साल फसल बहुत अच्छी हुई तो हम सब मक्का गए। जिंदगी का एकमात्र अधूरा फर्ज पूरा हो गया। लगा अब तो चैन से मर सकता हूँ। लेकिन एक दिन जमीन कांपी, नील नदी उफान पर आ गई, जमीन बर्बाद हो गई। मुझे लगा सब कुछ खो जाएगा। फिर रोजी कमाने के लिए ऊँट हाँकने लगा। उस हादसे ने मुझे अल्लाह का पैगाम समझा दिया। अनजाने से डरने की जरूरत नहीं, अगर इंसान अपने मनचाहे तक पहुंचने की काबिलियत रखता है। हम डरते हैं अपनी जान या अपनी चीजें खोने से, मगर जब समझ आ जाता है कि हमारी कहानी और दुनिया की कहानी एक ही हाथ से लिखी गई है, तो डर खत्म हो जाता है। कभी कभी काफिले की मुलाकात दूसरे काफिलों से होती। हर एक के पास दूसरे के काम की कोई ना कोई चीज होती, जैसे सब एक ही हाथ से लिखा गया हो। ऊँट वाले रात को हवा और तूफानों की खबरें बांटते, रेगिस्तान की कहानियां सुनाते। कभी कभी रहस्यमयी नकाब पोश बेदुएन आते, चुपचाप खबरें देते, आगे लुटेरे हैं या जंग होने वाली है। वे चुपचाप आते और चले जाते, काले लिबास में, सिर्फ आंखें नजर आती। एक रात जब अंग्रेज और लड़का आग के पास बैठे थे, एक ऊँट वाला आया और बोला, कबीलाई जंग के अफवाहें हैं। तीनों चुप हो गए। लड़के ने महसूस किया कि माहौल में एक अनजाना डर फैल गया है, बिना किसी के कुछ कहे। वो फिर से वही भाषा महसूस कर रहा था जिसमें शब्द नहीं होते, वो भाषा जो पूरी दुनिया समझती है। अंग्रेज ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हम खतरे में हैं? ऊँट वाले ने जवाब दिया, एक बार रेगिस्तान में उतर गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जब लौटना ही नहीं है तो बस यही सोचना पड़ता है कि आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो, खतरा भी। और फिर उसने एक रहस्यमयी शब्द कहा, मकतूब। ऊँट वाला चला गया तो लड़के ने अंग्रेज से कहा, तुम्हें काफिले पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम रास्ते भले ही घुमावदार लेते हैं, लेकिन मंजिल की दिशा कभी नहीं बदलती। अंग्रेज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हें किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए, किताबें भी काफिले जैसी ही होती हैं। अब काफिला तेजी से चलने लगा। पहले भी दिन खामोशी में कटते थे, मगर अब तो रातें भी चुप हो गईं।
वो रातें जब मुसाफिर आग के चारों ओर बैठकर बातें किया करते थे। एक दिन काफिले के मुखिया ने आदेश दिया कि अब रात में आग भी नहीं जलाई जाएगी ताकि कोई ध्यान न दे सके। अब रात को ऊँटों को घेरे में बांध दिया जाता और मुसाफिर बीच में सोते, सिर्फ ठंड से बचने के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी, और किनारों पर हथियारबंद पहरेदार खड़े किए जाते। एक रात अंग्रेज सो नहीं सका। उसने लड़के को बुलाया और दोनों रेत के टीले पर निकल गए। चांद पूरा था। लड़के ने अंग्रेज को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। अंग्रेज को सबसे ज्यादा हैरानी उस हिस्से पर हुई जब लड़के ने बताया कि कैसे क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करने के बाद वहां तरक्की हुई। अंग्रेज ने कहा, यही तो वो सिद्धांत है जो सब चीजों को चलाता है। रसायन विज्ञान में इसे दुनिया की आत्मा कहते हैं। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तब तुम दुनिया की आत्मा के सबसे करीब होते हो। ये हमेशा सकारात्मक ताकत होती है। उसने ये भी बताया कि ये सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद हर चीज में, पत्थर, पौधे, जानवर, यहाँ तक कि विचारों में भी आत्मा होती है। जमीन जिंदा है, इसीलिए सब कुछ लगातार बदल रहा है और हम सब उसी आत्मा का हिस्सा हैं, इसीलिए हमें एहसास नहीं होता कि ये ताकत हमारे लिए काम कर रही है। शायद तुम्हें क्रिस्टल की दुकान में लगा होगा कि वहां के ग्लास भी तुम्हारी मदद कर रहे थे। लड़का थोड़ी देर चुप रहा। उसने चांद और सफेद पड़ी रेत को देखा और कहा, मैंने काफिले को देखा है रेगिस्तान पार करते हुए। काफिला और रेगिस्तान एक ही भाषा बोलते हैं, इसीलिए रेगिस्तान उन्हें पार करने देता है, लेकिन वो हर कदम पर परखेगा कि क्या हम सही टाइम पर हैं। अगर हाँ, तो हम नाखलिस्तान जरूर पहुंचेंगे। अगर हम में से कोई सिर्फ हिम्मत के भरोसे यहाँ आया होता, बिना उस भाषा को समझे, तो ये सफर बहुत मुश्किल हो जाता। दोनों चुपचाप खड़े चांद को देखते रहे। लड़के ने कहा, यही तो शकुनों का जादू है। मैंने देखा है कि कैसे रास्ते के रहबर रेगिस्तान के संकेत पढ़ते हैं। काफिले की आत्मा रेगिस्तान की आत्मा से बातें करती है। अंग्रेज ने कहा, तो मुझे काफिले पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लड़के ने हंसकर कहा, और तुम्हें मेरी किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें अजीब थीं। वे पारे, सलग, ड्रैगन और राजाओं की बातें करती थीं। लड़के को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन एक बात हर किताब में बार बार आती थी, सारी चीजें दरअसल एक ही चीज की अलग अलग शक्लें हैं। एक किताब में उसे पता चला कि रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बस कुछ पंक्तियों का था, जो एक पन्ने जैसी हरी पन्ना पत्थर की तख्ती पर लिखा था। हिंदी? अंग्रेज ने गर्व से कहा, इसे कहते हैं एमरल्ड टैबलेट। लड़के ने मासूमियत से पूछा, तो फिर इतनी सारी किताबों की क्या जरूरत? अंग्रेज ने हंसते हुए कहा, ताकि हम उन चंद लाइनों को समझ सकें। हालांकि उसे खुद भी इस बात पर पूरा यकीन नहीं था। लड़के को सबसे दिलचस्प किताबें वे लगी जिनमें मशहूर रसायनविदों की जिंदगियां लिखी थीं, जो अपनी पूरी उम्र धातुओं को शुद्ध करने में लगा देते थे। वे मानते थे कि धातु को सालों तक तपाया जाए तो वो अपनी सारी अलग पहचान छोड़कर दुनिया की आत्मा बन जाएगी। इसी से वो हर चीज की भाषा समझ पाते थे। उन्होंने इसे महान कार्य कहा, जो आधा ठोस था और आधा तरल। लड़के ने पूछा, क्या इंसानों और शगुनों को देखकर भी ये भाषा सीखी जा सकती है? अंग्रेज चिढ़कर बोला, तुम्हें सब कुछ आसान बनाने की आदत है। रसायन विद्या गंभीर विद्या है। हर कदम वैसे ही उठाना पड़ता है जैसे उस्तादों ने उठाए थे। लड़के को पता चला कि महान कार्य का तरल हिस्सा जीवन का अमृत कहलाता है, जो हर बीमारी ठीक करता है और रसायनविद को बूढ़ा नहीं होने देता। ठोस हिस्सा दार्शनिक पत्थर कहलाता है। अंग्रेज ने कहा, इसे ढूंढना आसान नहीं है। रसायनविद सालों अपनी प्रयोगशालाओं में आग के पास धातुओं को शुद्ध करते रहते थे। इतना समय आग के पास बिताते बिताते वो खुद भी दुनियावी इच्छाओं से शुद्ध हो जाते थे। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की बात याद आई। वो कहता था कि कांच के टुकड़े साफ करने से इंसान के मन के बुरे विचार भी साफ हो जाते हैं। अब लड़के को और पक्का यकीन हो गया कि रसायन विद्या तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी सीखी जा सकती है। अंग्रेज ने आगे कहा, दार्शनिक पत्थर की एक कमाल की खूबी है, उसका जरा सा टुकड़ा भी बड़ी मात्रा में धातु को सोने में बदल सकता है। ये सुनकर लड़का और ज्यादा उत्सुक हो गया। उसने सोचा, थोड़ा धैर्य रखूं तो मैं भी सब कुछ सोने में बदल सकता हूं। उसने उन लोगों की कहानियां पढ़ी जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। हेल्वेटियस, एलायस, फुल्कनेली और जेबर। ये सब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक अपने सपने के पीछे चले। वो घूमे, विद्वानों से मिले, चमत्कार किए और दार्शनिक पत्थर और जीवन का अमृत अपने पास रखा।
लेकिन जैसे ही लड़के ने जानना चाहा कि महान कार्य कैसे पूरा होता है, वो बिल्कुल उलझ गया। किताबों में तो बस अजीब आकृतियां, गुप्त संकेत और कठिन शब्द थे। एक रात उसने चिढ़कर अंग्रेज से पूछा, क्यों सब कुछ इतना पेचीदा बना रखा है? अंग्रेज ने कहा, ताकि वही लोग इसे समझें जिनमें धैर्य और गहराई से पढ़ने की लगन है। सोचो, अगर हर कोई शीशे को सोने में बदलने लगे तो सोने की कोई कीमत ही ना रहे। यही वजह है कि मैं इस रेगिस्तान में आया हूँ, किसी असली रसायनविद को ढूंढने जो इन रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सके। लड़के ने पूछा, ये किताबें कब की लिखी हुई हैं? कई सदियों पुरानी। लड़का बोला, उस समय तो छपाई भी नहीं थी, सब तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था, फिर इतनी मुश्किल भाषा और इतने चित्र क्यों? अंग्रेज ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो कई दिनों से देख रहा है कि काफिला कैसे चलता है, मगर उसे कुछ नया सीखने को नहीं मिला, सिवाय इसके कि अब युद्ध की बातें पहले से ज्यादा होने लगी हैं। एक दिन लड़के ने इंग्लिशमैन को उसकी किताबें वापस लौटा दी। इंग्लिशमैन ने उत्सुकता से पूछा, तो सीखा क्या तुमने? उसे किसी से बात करने की बड़ी जरूरत थी ताकि दिमाग युद्ध के ख्यालों से बच सके। लड़का बोला, मैंने सीखा कि इस दुनिया की भी एक आत्मा होती है, जो इसे समझ लेता है वो चीजों की भाषा भी समझ पाता है। मैंने पढ़ा कि कई एल्केमिस्ट ने अपनी मंजिल पाई और उन्होंने सोल ऑफ द वर्ल्ड, फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ खोज निकाला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सब इतना सरल है कि इसे पन्ने पर नहीं, बल्कि एक पन्ने जितने छोटे पन्ने पर, एक पन्ने जैसे पन्ने पर भी लिखा जा सकता है। इंग्लिशमैन को यह सुनकर निराशा हुई। सालों की पढ़ाई, रहस्यमय चिन्ह, अजीबोगरीब शब्द, लैब के उपकरण, कुछ भी लड़के पर असर नहीं कर पाए। वो मन ही मन बोला, इस लड़के की आत्मा अभी कच्ची है। उसने किताबें समेटी और कहा, जाकर काफिले को देखो, इससे मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। लड़का वापस रेत के सन्नाटे और ऊंटों के कदमों से उड़ती धूल को देखने लगा। उसने सोचा, हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है, उसका तरीका अलग है, मेरा अलग, लेकिन हम दोनों अपनी अपनी मंजिल की तलाश में हैं और मैं इसका सम्मान करता हूं। काफिला अब दिन रात चल रहा था। ढके हुए चेहरे वाले बद्दू अब बार बार नजर आने लगे थे। ऊंट हाँफ रहे थे, आदमी चुप रहने लगे थे। रात का सन्नाटा सबसे डरावना था। ऊंट की जरा सी कराह भी अब खतरे का इशारा लगती, लेकिन ऊंट चालक दोस्त बेफिक्र था। रात के अंधेरे में बिना आग और बिना चांद के खजूर खाते हुए उसने कहा, मैं बस वर्तमान में जीता हूँ। जब खा रहा हूँ तो बस खाने के बारे में सोचता हूँ, जब चल रहा हूँ तो बस चलने के बारे में। अगर लड़ना पड़े तो वो भी ठीक है, मरना है तो किसी भी दिन मर सकता हूँ। जो इंसान हमेशा वर्तमान पर ध्यान दे वही खुश रह सकता है। रेगिस्तान में भी जीवन है, आसमान में तारे हैं, और इंसान इंसान से लड़ता है क्योंकि वो इंसान है। जिंदगी एक जश्न है, वो लम्हा जो हम जी रहे हैं। 2 रात बाद सोने से पहले लड़के ने वो तारा खोजा जिसे वे हर रात देखते थे। उसे लगा क्षितिज थोड़ा नीचा हो गया, जैसे रेगिस्तान पर ही तारे चमक रहे हों। ऊंट चालक मुस्कुराया, ये नखलिस्तान है। लड़के ने बोला, तो फिर अभी क्यों ना चले वहां? जवाब आया, क्योंकि अभी सोने का समय है। सुबह सूरज उड़ा तो सामने फैली हुई खजूर की लंबी कतार थी। इंग्लिशमैन खुशी से चिल्लाया, हम पहुंच गए। लेकिन लड़का चुप रहा। वो रेगिस्तान की खामोशी में घुल चुका था। ये लम्हा उसका था, एक ठंडी छांव, पानी और जंग से बचाव का संकेत। कल ऊंट की कराह खतरे का इशारा थी, आज खजूर का झुरमुट एक चमत्कार। उसने सोचा, दुनिया कई भाषाओं में बात करती है। इधर नखलिस्तान में हलचल थी, धूल उड़ रही थी, बच्चे हंस रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। एल्केमिस्ट भीड़ को देख रहा था। उसे मालूम था इस काफिले में एक शख्स है जिसे उसे अपने रहस्य सिखाने हैं। कौन है वो, ये उसे अपनी नजर से पहचानना होगा। लड़का और इंग्लिशमैन नखलिस्तान की भव्यता देखकर दंग रह गए। सिर्फ एक कुआं और कुछ पेड़ नहीं, बल्कि 300 कुएं, 50,000 खजूर के पेड़ और सैकड़ों रंग बिरंगे तंबू। इंग्लिशमैन बोला, ये तो 1001 रातों की कहानियों जैसा है। कारवां के मुखिया ने सभी को नियम बताए कि जब तक जंग खत्म नहीं होती सब यहीं रहेंगे, हथियार जमा करने होंगे। इंग्लिशमैन ने चमकदार रिवॉल्वर निकालकर सौंप दी। लड़के ने पूछा,
ये क्यों रखते हो? वो बोला, ताकि लोगों पर भरोसा कर सकूं। लड़का अपने खजाने के बारे में सोचने लगा। जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही थी, राह और मुश्किल होती जा रही थी। उसे याद आया, जल्दी मत करो। ऊंट वाले ने कहा था, खाने का वक्त है तो खाओ, चलने का वक्त है तो चलो। दिन भर की थकान के बाद सब सो गए। लड़के के तंबू में 5 और हम उम्र नौजवान थे। वो उन्हें अपने चरवाहे के दिनों की बातें सुना रहा था। तभी इंग्लिशमैन आ गया। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे एल्केमिस्ट का पता लगाना है। दोनों ने पूरे नखलिस्तान में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग ना मिला। आखिर लड़के ने कहा, किसी से पूछते क्यों नहीं? इंग्लिशमैन हिचकिचाया लेकिन मान गया। लड़का एक औरत के पास पहुंचा जो बकरी की मशक में पानी भर रही थी। दोपहर का समय था। लड़का एक अरब औरत के पास गया जो काले कपड़ों में थी। उसने नम्रता से पूछा, सलाम बीबी, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ नखलिस्तान में एल्केमिस्ट कहाँ रहते हैं? औरत ने कहा कि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं सुना और जल्दी से वहां से चली गई। जाते जाते उसने सलाह दी, काले कपड़े पहनी औरतों से बात मत करना, वे शादीशुदा होती हैं। परंपराओं का सम्मान करो। अंग्रेज बहुत निराश हुआ। इतना लंबा सफर उसने बिगाड़ ही किया लगता है। लड़का भी उदास था क्योंकि उसका दोस्त अपनी पर्सनल लेजेंड की तलाश में था। और बूढ़े राजा ने तो कहा था, जब कोई इंसान सचमुच अपने मकसद की राह पर निकलता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। बूढ़ा राजा गलत नहीं हो सकता था। मैंने कभी एल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना, लड़के ने कहा। शायद यहाँ किसी ने नहीं सुना होगा। अंग्रेज की आंखें चमक उठीं। यही तो बात है, लोग शायद एल्केमिस्ट शब्द नहीं जानते। पता करो यहाँ बीमारियों को कौन ठीक करता है। काले कपड़े पहनी कई औरतें पानी भरने आई, मगर लड़के ने किसी से बात नहीं की। अंग्रेज जितना कहता वो उतना ही मना कर देता। फिर एक आदमी आया। लड़के ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं यहाँ कौन लोगों की बीमारियां ठीक करता है? आदमी डर गया और बोला, इलाज तो अल्लाह करता है, तुम शायद जिंटोने वाले को ढूंढ रहे हो। उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और चला गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया जो एक छोटा बाल्टी लिए हुए था। लड़के ने वही सवाल दोहराया। बूढ़े ने सोचा और कहा, अगर ऐसा कोई आदमी यहाँ है तो बहुत ताकतवर होगा। कबीलों के सरदार भी उससे तभी मिलते हैं जब वो खुद चाहे। तुम युद्ध खत्म होने का इंतजार करो और फिर काफिले के साथ निकल जाओ। नखलिस्तान की जिंदगी में दखल मत दो। अंग्रेज को लगा कि वे सही रास्ते पर हैं। इसी बीच एक लड़की आई जो काले कपड़ों में नहीं थी। सिर पर घूंघट था मगर चेहरा खुला था। वो पानी का घड़ा भरने आई थी। लड़का उसके पास गया और जैसे ही उसने उस लड़की की आंखों में देखा, मानो वक्त ठहर गया। उसे लगा पूरी कायनात की रूह उसी पल उसके भीतर उतर आई हो। लड़की की काली आंखें, होंठ जिन पर हंसी और चुप्पी के बीच की एक हल्की सी लकीर थी। उसी पल लड़के ने वो भाषा समझ ली जो पूरी दुनिया के दिल बोलते हैं, प्यार की भाषा। ये भावना इंसान से भी पुरानी है, रेगिस्तान से भी प्राचीन। वही ताकत जो तब जागती है जब दो निगाहें मिलती हैं। लड़की मुस्कुराई और ये मुस्कान एक निशानी थी, वही निशानी जिसकी वो पूरी जिंदगी तलाश कर रहा था। अपनी भीड़ों में, अपनी किताबों में, क्रिस्टल की चमक में और रेगिस्तान की खामोशी में। ये थी दुनिया की खालिस भाषा, जिसे समझाने की ज़रूरत नहीं, जैसे ब्रह्मांड को अपने होने के लिए किसी व्याख्या की ज़रूरत नहीं। उस पर लड़के ने महसूस किया कि ये वही लड़की है जो उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहने वाली है। बिना एक भी शब्द के लड़की ने भी यह बात पहचान ली। उसे अपने माता पिता और दादा दादी की बातें याद आईं। किसी को जानो फिर प्यार करो। मगर शायद वो लोग ये सार्वभौमिक भाषा नहीं समझ पाए थे। जब ये भाषा आती है तो समझना आसान हो जाता है कि दुनिया के किसी कोने में कोई सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब दोनों मिलते हैं तो अतीत और भविष्य मायने नहीं रखते, बस वही पल होता है। और ये यकीन कि सूरज के नीचे सब कुछ एक ही हाथ ने लिखा है, वही हाथ जो मोहब्बत जगाता है और हर इंसान के लिए एक साथी बनाता है। बिना ऐसे प्यार के इंसान के सपनों का कोई अर्थ नहीं। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने उसे झिंझोड़ा, पूछो उससे। लड़का थोड़ा और आगे बढ़ा और जैसे ही लड़की मुस्कुराई, वो भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने पूछा। फातिमा। लड़की ने नजरें झुका ली। मेरे देश में भी कुछ औरतों के यही नाम है। ये पैगंबर की बेटी का नाम है, फातिमा ने गर्व से कहा। हमलावर इस नाम को हर जगह ले गए।
अंग्रेज ने इशारा किया कि असली सवाल पूछो। वो आदमी कहाँ रहता है जो बीमारियों का इलाज करता है? वो आदमी दुनिया के सारे राज जानता है। वो रेगिस्तान के जिनों से बात करता है। उसने दक्षिण की ओर इशारा किया जहां वो अजीब आदमी रहता था। फिर उसने घड़ा भरा और चली गई। अंग्रेज तुरंत गायब हो गया, एल्केमिस्ट की तलाश में। और लड़का वहीं कुएं के पास बैठा रहा, सोचता रहा कि कैसे एक दिन तरीफा की हवाओं में उसे उस लड़की की खुशबू आई थी। उसे एहसास हुआ कि वो उससे तब से प्यार करता है जब वो उसे जानता भी नहीं था, और अब वो जानता था कि ये प्यार ही उसे दुनिया का हर खजाना दिला सकता है। अगले दिन लड़का फिर कुएं पर आया, फातिमा से मिलने की उम्मीद में। वहां अंग्रेज खड़ा था। उसने कहा, मैंने दोपहर और शाम तक इंतजार किया। वो सितारे निकलने पर आया। मैंने कहा मैं उससे सोना बनाना सीखने आया था। उसने सिर्फ इतना कहा, जाकर कोशिश करो। लड़का चुप रहा। बेचारा अंग्रेज इतनी दूर आया था और उसे वही बात मिली जो वो बार बार करता रहा था। तो फिर करो कोशिश, लड़के ने कहा। यही करने जा रहा हूं, अब से शुरू करता हूं। अंग्रेज चला गया। तभी फातिमा आई घड़ा भरने। लड़के ने कहा, मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। फातिमा चौंक गई। घड़ा गिर पड़ा और पानी बह गया। मैं यहां हर दिन तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं रेगिस्तान पार करके खजाना ढूंढने आया था और मुझे ये जंग बदकिस्मती लग रही थी, मगर अब लगता है ये तो बरकत है, क्योंकि इसी ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। रेगिस्तान के कबीलों वाले हमेशा खजाने की तलाश में रहते हैं और रेगिस्तान की औरतें अपने आदमियों पर गर्व करती हैं। ये कहकर उसने अपना घड़ा भरा और चली गई। हिंदी लड़का हर दिन उस कुएं पर जाने लगा, बस फातिमा से मिलने के लिए। वो उसे अपने चरवाहे के दिनों की कहानियां सुनाता, बूढ़े राजा की बातें, क्रिस्टल की दुकान का जिक्र, और इसी तरह दोनों दोस्त बन गए। दिन के बाकी घंटे तो जैसे रुक जाते, लेकिन वो 15 मिनट पलक झपकते बीत जाते। करीब 1 महीने बाद काफिले के सरदार ने सबको बुलाया। हमें नहीं पता ये लड़ाई कब खत्म होगी, उसने कहा, इसलिए सफर जारी नहीं रख सकते। ये लड़ाई सालों खिंच सकती है। दोनों तरफ ताकतवर सेनाएं हैं और ये जंग अच्छाई बुराई की नहीं, बस ताकत के संतुलन की है। ऐसी लड़ाई लंबी चलती है क्योंकि अल्लाह दोनों तरफ है। लोग अपने अपने डेरों में लौट गए और लड़का फातिमा से मिलने चला गया। उसने उसे सुबह की मीटिंग की बात बताई। जिस दिन हम मिले थे तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फातिमा ने धीमे से कहा। तब तुमने मुझे उस आम भाषा और दुनिया की रूह के बारे में बताया। तब से मैं तुम्हारा हिस्सा बन गई हूँ। वो उसकी आवाज़ सुनता रहा। उसे वो आवाज़ खजूर के पेड़ों में बहती हवा से भी प्यारी लगी। मैं तुम्हारा यहाँ रेगिस्तान में बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। अपना अतीत भूल चुकी हूँ, अपनी परंपराएं भी। यहाँ तक कि रेगिस्तान के मर्द औरतों से कैसी उम्मीद रखते हैं वो भी भूल चुकी हूँ। बचपन से सपना था रेगिस्तान मुझे कोई खूबसूरत तोहफा देगा, और अब वो तोहफा तुम हो। लड़के ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन फातिमा अपने घड़े के हथों को कसकर पकड़े रही। तुमने मुझे अपने ख्वाबों की बातें बताईं, बूढ़े राजा की, अपने खजाने की। तुमने शगुनों की बातें की। अब मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि वही शगुन तुम्हें मेरे पास लाए हैं। मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ, तुम्हारी पर्सनल लेजेंड का हिस्सा। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपना सफ़र पूरा करो। अगर जंग खत्म होने का इंतज़ार करना पड़े तो करो, लेकिन अगर उससे पहले जाना पड़े तो जाओ। रेत के टीले हवा से बदलते रहते हैं, मगर रेगिस्तान नहीं बदलता। हमारा प्यार भी ऐसा ही रहेगा। मकतूब है, उसने मुस्कुराकर कहा। अगर मैं सचमुच तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ तो तुम लौट आओगे। उस दिन लड़का उदास होकर लौटा। उसे उन चरवाहों की याद आई जो शादी के बाद दूर के चरागाहों में जाते थे और बीवियों को समझाना मुश्किल होता था। अगली मुलाकात में उसने फातिमा से कहा, रेगिस्तान हमारे मर्दों को ले जाता है और सब वापस नहीं आते। हम ये जानते हैं और इसके आदी हैं। जो नहीं लौटते वो बादलों का हिस्सा बन जाते हैं, जानवरों का, पानी का, सबका हिस्सा, दुनिया की रूह का। कुछ लौटते भी हैं, तब बाकी औरतें उम्मीद बांध लेती हैं कि उनके मर्द भी लौट आएंगे। पहले मैं उन औरतों से जलती थी, अब मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो इंतज़ार करती हैं। मैं रेगिस्तान की औरत हूँ, मुझे इस पर गर्व है। मैं चाहती हूँ मेरा शौहर हवा की तरह आज़ाद रहे, जैसे हवा रेत के टीलों को आकार देती है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ये भी स्वीकार कर लूँगी कि वो बादलों का हिस्सा बन चुका है, या जानवरों का, या पानी का।
फिर लड़का अंग्रेज आदमी से मिलने चला गया ताकि फातिमा की बातें उसे बता सके। वहां जाकर उसने देखा अंग्रेज ने अपने तंबू के बाहर एक भट्टी बनाई थी। लकड़ी से जलती भट्टी, ऊपर कांच की शीशी गर्म हो रही थी। अंग्रेज की आंखें किताब पढ़ते वक्त से भी ज्यादा चमक रही थीं। ये काम का पहला पड़ाव है, उसने कहा। सल्फर को अलग करना होगा और ये तभी होगा जब मैं असफलता से डरना छोड़ दूं। इसी डर ने मुझे सालों तक मास्टर वर्क शुरू नहीं करने दी। अब शुरू कर रहा हूं, काश 10 साल पहले कर लेता, पर खुश हूं कि 20 साल नहीं रुका। लड़का देर तक वहीं रहा जब तक ढलते सूरज ने रेगिस्तान को गुलाबी नहीं कर दिया। उसके मन में हुआ थोड़ा रेगिस्तान में घुमाऊं, शायद इसकी खामोशी मेरे सवालों के जवाब दे। वो चलता रहा खजूर के पेड़ों को नजरों में रखते हुए। उसने हवा को सुना, पैरों के नीचे पत्थर महसूस किए, जगह जगह सीपियां देखें। सोचा कभी ये रेगिस्तान भी तो समंदर रहा होगा। एक पत्थर पर बैठकर प्यार के मायने समझने की कोशिश करने लगा कि प्यार सचमुच अपनाने से अलग हो सकता है। शायद फातिमा ही उसे ये सिखा पाए, क्योंकि वो भी तो रेगिस्तान की बेटी थी। तभी ऊपर कुछ हलचल हुई। उसने देखा 2 बाज ऊंचे आसमान में उड़ रहे थे। उनकी उड़ान बेढंगी दिख रही थी, मगर फिर भी जैसे कोई पैटर्न हो। वो ध्यान से उन्हें देखने लगा, शायद ये पक्षी उसे प्यार का मतलब समझा दें। नींद सी आने लगी। दिल कह रहा था जागा रहूं, पर आंखें कह रही थी सो जाओ। मैं दुनिया की भाषा सीख रहा हूं और सब कुछ अब मायने रखने लगा है, यहाँ तक कि इन बाजों की उड़ान भी। और दिल ही दिल में शुक्रिया किया कि वो मोहब्बत में है, क्योंकि जब इंसान मोहब्बत में होता है तो दुनिया और भी समझ में आती है। अचानक एक बाज ने बिजली सी गति से दूसरे पर झपट्टा मारा और उसी क्षण उसे एक झलक दिखी, तलवारें थामे एक फौज जो नखलिस्तान में घुस रही थी। पल भर में दृश्य गायब हो गया, लेकिन लड़का कांप उठा। उसने सुना था लोग मृग तृष्णा देखते हैं, खुद भी देखी थी, रेत में उभरते वो ख्वाब जो इंसान की चाहत से बनते हैं, मगर ये उसकी चाहत नहीं थी। उसने उस दृश्य को भुलाना चाहा, फिर ध्यान लगाने की कोशिश की, मगर दिल ने चैन नहीं लेने दिया। हमेशा शगुनों पर ध्यान देना, बूढ़े राजा ने कहा था। लड़के को यकीन हुआ ये होगा। वो उठकर खजूर के पेड़ों की ओर लौट चला। अब उसे लगा रेगिस्तान तो सुरक्षित है, खतरा तो नखलिस्तान में है। वहां ऊंट चलाने वाला बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। लड़के ने पहुंचते ही कहा, एक फौज आने वाली है, मैंने देखा है। रेगिस्तान मर्दों के दिल में बहुत से मंजर भर देता है, ऊंट चलाने वाले ने शांत स्वर में कहा। लड़के ने बाज की उड़ान का जिक्र किया, कैसे उसने दुनिया की रूह को छू लिया। ऊंट चलाने वाले ने बात समझी। वो जानता था धरती पर कोई भी चीज इंसान को पूरी दुनिया का राज बता सकती है, बस ध्यान से देखना आना चाहिए। किसी किताब के पन्ने, किसी के हाथ की लकीरें, एक ताश का पत्ता या फिर उड़ते परिंदे, सब में इशारे छिपे हैं। रेगिस्तान में ऐसे बहुत लोग रहते थे जिन्हें सियर कहा जाता था। औरतें और बूढ़े उनसे डरते थे और कबीलों के आदमी उनसे दूरी रखते थे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाए कि वो लड़ाई में मरेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। उन्हें तो बस लड़ाई का जोश चाहिए होता था और नतीजे की अनजानियत। ऊंट चलाने वाला लड़ाका नहीं था, वो सियर से मिल चुका था। कुछ सही निकले, कुछ गलत। एक बार सबसे बूढ़े और डरावने सियर ने उससे पूछा, भविष्य जानना इतना क्यों चाहते हो? तो उसने जवाब दिया, ताकि मैं हालात बदल सकूं। फिर सियर ने मुस्कुराकर कहा, फिर वो तुम्हारे भविष्य का हिस्सा ही नहीं रहेंगे? तो ऊंट चलाने वाले ने कहा, कम से कम पहले से तैयारी तो कर पाऊंगा। तो सियर बोला, अगर अच्छा होगा तो सरप्राइज मिलेगा, अगर बुरा होगा तो पहले ही दुख भोगोगे। फिर सियर ने लकड़ियों को जमीन पर फेंकने की बजाय उन्हें समेट लिया और बोला, मैं इनसे लोगों का भविष्य बताता हूँ। ये विज्ञान है जिससे मैं उस जगह तक पहुँचता हूँ जहाँ सब कुछ लिखा है, अतीत, वर्तमान के शगुन, सब कुछ। जब लोग मुझसे सलाह लेने आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं उनका भविष्य पढ़ रहा हूँ, पर सच ये है कि मैं भविष्य पढ़ता नहीं, बस उसका अंदाज़ा लगाता हूँ। भविष्य तो सिर्फ खुदा के हाथ में है, और वो भी तभी दिखाता है जब वाकई कोई खास वजह हो। तो ये अंदाज़ा कैसे लगाते हो? मैं कहता हूँ वर्तमान के निशानियों को देखकर। रहस्य इसी पल में छिपा है। अगर तुम आज को बेहतर बना लो तो आने वाला कल भी अपने आप बेहतर हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो, आज को जियो, इस यकीन के साथ कि खुदा अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। हर दिन अपने आप में एक पूरी उम्र लिए आता है। ऊंट चलाने वाले ने पूछा, और ये कैसा मौका होता है जब खुदा किसी को भविष्य दिखाता है? मैंने कहा, वो बस तभी दिखाता है जब उसे लगता है कि भविष्य को बदला जाना चाहिए।
ऊंट चलाने वाले को लगा शायद खुदा ने इस लड़के को कुछ दिखाया है, वरना क्यों चाहता कि ये लड़का उसका जरिया बने। उसने कहा, जाओ कबीले के सरदारों से बात करो, बताओ कि फौजें आ रही हैं। लड़के ने हिचकिचाकर कहा, वे तो हंस देंगे। ऊंट चलाने वाला मुस्कुराया, रेगिस्तान के लोग शगुन अपशगुन को पहचानते हैं, वे हंसेंगे नहीं। लड़के ने सोचा, शायद सरदार पहले से जानते हो सकता है, पर वे मानते हैं कि अगर अल्लाह चाहता है कि उन्हें कुछ पता चले तो कोई ना कोई उन्हें बता ही देगा, और इस बार वो कोई तुम हो। लड़के ने फातिमा को याद किया और ठान लिया कि वो सरदारों से मिलेगा। वो नखलिस्तान के बीचों बीच खड़े बड़े सफेद तंबू के सामने पहुंचा। पहरेदार से बोला, मुझे सरदारों से मिलना है, मैं रेगिस्तान से संकेत लाया हूँ। पहरेदार अंदर गया और काफी देर बाद लौटा। उसके साथ सफेद और सोने के कपड़ों में एक नौजवान था। लड़के ने उसे सब कुछ बताया। वो नौजवान अंदर चला गया और लड़का बाहर इंतजार करता रहा। रात ढलने लगी, योद्धा और व्यापारी आते जाते रहे। आलाव बुझने लगे, पूरा नखलिस्तान रेगिस्तान जैसा शांत हो गया, बस उसी बड़े तंबू की रोशनी बाकी थी। इंतजार के उन घंटों में वो सिर्फ फातिमा के बारे में सोचता रहा। ऊपर सुनहरे झूमर जिनमें मोमबत्तियां जल रही थी, पीछे रेशमी गद्दों पर 8 सरदार बैठे थे, बीच में वही बुजुर्ग अरबी सफेद और सोने के लिबास में, और उसके पास वही नौजवान। एक सरदार ने पूछा, ये अजनबी कौन है जो शकुन की बातें करता है? लड़के ने कहा, मैं हूँ, और उसने सब कुछ बताया। दूसरे ने ताना मारा, रेगिस्तान हमें क्यों नहीं बताता और एक अजनबी को क्यों बताता है? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी आंखें अभी इस रेगिस्तान की आदी नहीं हुई, मैं वो देख लेता हूँ जो आदत डाल चुकी आंखें नहीं देख पाती। सरदारों ने अरबी में चर्चा शुरू कर दी, जो लड़का समझ नहीं पाया। जब वो जाने लगा तो पहरेदार ने रोका। उसका दिल धड़क उठा, शायद उसने ऊंट वाले से ये बातें कहकर गलती कर दी। लेकिन तभी बीच वाला बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराया और लड़के का डर कम हो गया। बातचीत थमी, सब चुप हो गए। फिर उस बुजुर्ग ने पहली बार सीधे लड़के से कहा, 2000 साल पहले दूर देश में एक आदमी था जो सपनों पर यकीन करता था। उसे कैद में डाला गया, गुलाम बनाकर मिस्र लाया गया। फिर उसी ने फराऊ के सपनों की ताबीर की और मिस्र को अकाल से बचाया। उसका नाम यूसुफ था, वो भी अजनबी था और शायद तुम्हारी ही उम्र का। बुजुर्ग ने आगे कहा, हम हमेशा परंपरा का सम्मान करते हैं। उसी परंपरा ने मिस्र को बचाया था। परंपरा कहती है नखलिस्तान तटस्थ जमीन है, यहाँ कोई हमला नहीं करता। लेकिन यही परंपरा ये भी कहती है कि रेगिस्तान के संकेतों पर भरोसा करना चाहिए। फिर बुजुर्ग ने ऐलान किया, कल हम हथियार लेकर पहरा देंगे, संधि तोड़कर। अगर शाम तक दुश्मन आए तो हर 10 मारे गए दुश्मनों पर तुम्हें 1 सोने का सिक्का मिलेगा। लेकिन अगर कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ तो 1 हथियार तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। लड़का तंबू से बाहर निकला। चांदनी में नखलिस्तान शांत था। चलते चलते उसे एहसास हुआ उसने दुनिया की आत्मा को छू लिया है, पर इसकी कीमत शायद उसकी जान हो सकती है। लेकिन उसने मन ही मन कहा, मकतूब, जो होना है वही होगा। अगर कल मौत आई तो भी उसे कोई अफसोस नहीं होगा। उसने समंदर पार किया, क्रिस्टल की दुकान में काम किया, रेगिस्तान की खामोशी और फातिमा की आंखें देखीं। उसने अपनी जिंदगी के हर दिन को गहराई से जिया। तभी अचानक रेत का तूफान उठा। जोरदार हवा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। धूम ने चांद को ढक दिया। उसके सामने एक विशाल सफेद घोड़ा खड़ा था, जिस पर सवार एक रहस्यमयी काला घुड़सवार, जिसके कंधे पर बाज बैठा था और चेहरे पर सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। ये कोई साधारण संदेशवाहक नहीं था, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। चांदनी में चमकते हुए रेगिस्तान के बीच एक अजीब घुड़सवार आया। उसने अपनी काठी से एक बहुत बड़ी मुड़ी हुई तलवार निकाली। उस तलवार की धार चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, किसने बाजों की उड़ान का मतलब पढ़ने की हिम्मत की? आवाज इतनी गूंजी कि जैसे अल-फयूम के 50,000 खजूर के पेड़ भी डर से कांप उठे। लड़के ने सिर उठाकर कहा, मैंने ये करने की हिम्मत की है। उसके मन में संतियागो माता मोरोस की छवि उभरी, सफेद घोड़े पर सवार, तलवार उठाए, पर इस बार मंजर उल्टा था। लड़के ने फिर कहा, हाँ मैंने ही ये किया है। उसने सिर झुका लिया जैसे तलवार का वार झेलने को तैयार हो। बहुत से लोगों की जान बचेगी क्योंकि मैं दुनिया की आत्मा की भाषा को सुन पाया हूँ। लेकिन तलवार नहीं गिरी। घुड़सवार ने उसे धीरे धीरे झुकाया और उसका सिरा लड़के के माथे को छू गया। एक बूंद खून निकल आई। दोनों एकदम स्थिर खड़े रहे।
लड़के ने भागने के बारे में सोचा भी नहीं। उसके दिल में एक अजीब खुशी थी। वो अपने सपने के पीछे मरने को तैयार था, और फातिमा के लिए भी। संकेत सही थे, मौत भी अगर आए तो बेखौफ। घुड़सवार ने पूछा, तुमने पक्षियों की उड़ान क्यों पढ़ी? लड़का बोला, मैंने वही पढ़ा जो पक्षी बताना चाहते थे। वे नखलिस्तान को बचाना चाहते थे। अगर चेतावनी ना दी जाए तो कल तुम सब मर जाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा आदमी हैं। हिंदी तलवार अब भी माथे पर टिकी थी। कौन हो तुम जो अल्लाह की मर्जी बदलना चाहता है? लड़का बोला, अल्लाह ने सेनाएं भी बनाई हैं और बाज भी। उसने मुझे पक्षियों की भाषा सिखाई। सब कुछ उसी के हाथ से लिखा गया है। घुड़सवार ने तलवार हटा ली। लड़के ने चैन की सांस ली, मगर पैरों में भागने की हिम्मत अब भी नहीं थी। अजनबी ने कहा, अपनी भविष्यवाणियों में सावधान रहो। जो लिखा जा चुका है वो बदला नहीं जा सकता। लड़के ने जवाब दिया, मैंने बस एक सेना देखी, युद्ध का नतीजा नहीं। घुड़सवार को जवाब पसंद आया, मगर तलवार हाथ में ही रही। उसने पूछा, एक अजनबी इस अनजानी जमीन में क्या कर रहा है? लड़का बोला, मैं अपने सपने के पीछे हूं, ये तुम नहीं समझोगे। घुड़सवार ने तलवार म्यान में डाल दी। लड़का थोड़ा ढीला पड़ा। मुझे तुम्हारी हिम्मत जांचनी थी, उसने कहा। हिम्मत ही वो चीज है जिससे इंसान दुनिया की भाषा समझ पाता है। रेगिस्तान से प्यार करो, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा मत करो। रेगिस्तान हर इंसान को परखता है, हर कदम पर चुनौती देता है और लापरवाह को मार डालता है। ये बातें सुनकर लड़के को बूढ़े राजा की याद आ गई। घुड़सवार ने कहा, अगर कल सूरज ढलने तक तुम्हारा सिर सलामत रहा तो मुझसे मिलने आना। फिर तलवार वाली वही हाथ अब कोड़ा थामे था। घोड़ा उछला और धूल उड़ गई। तुम कहाँ रहते हो? लड़के ने पुकारा। हाथ ने दक्षिण की ओर इशारा किया। लड़का समझ गया, यही रसायनज्ञ यानी अल्केमिस्ट है। अगली सुबह नखलिस्तान में 2000 हथियारबंद आदमी तैनात थे। सूरज सिर पर आने से पहले ही 500 घुड़सवार दिखे। वो शांति से आने का नाटक कर रहे थे, पर कपड़ों में हथियार छुपे थे। जैसे ही वो नखलिस्तान के बीच पहुंचे, तलवारें और बंदूकें निकाल लीं, मगर जिस तंबू पर हमला किया वो खाली था। नखलिस्तान के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। आधे घंटे में सारे घुसपैठिए मारे गए, सिवाय उनके सेनापति के। औरतें अपने तंबुओं में प्रार्थना करती रहीं, बच्चे दूर खेलते रहे। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सेनापति को सरदारों के सामने लाया गया। उसने कहा, हम भूख प्यास से मर रहे थे, इसलिए नखलिस्तान पर कब्जा करना पड़ा। सरदार ने कहा, मुझे अफसोस है, पर परंपरा पवित्र है और उसे बेइज्जती से मौत की सजा मिली। न तलवार न गोली, बल्कि सूखे खजूर के पेड़ पर फांसी। सरदार ने लड़के को बुलाकर 50 सोने के सिक्के दिए और कहा, तुम्हारी कहानी मिस्र के यूसुफ जैसी है, नखलिस्तान के सलाहकार बन जाओ। सूरज ढलने के बाद लड़का दक्षिण की ओर चल पड़ा। दूर एक अकेला तंबू दिखा। कुछ अरबी गुजरे तो बोले, वहां जिन रहते हैं। लड़का बैठकर इंतजार करने लगा। चांद ऊपर चढ़ा तो अल्केमिस्ट घोड़े पर आया। कंधे पर 2 मरे हुए बाज टंगे थे। लड़का बोला, मैं आ गया हूं। अल्केमिस्ट बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, या फिर तुम्हारा सपना ही तुम्हें खींच लाया है। लड़के ने कहा, कबीला युद्ध में रेगिस्तान पार करना असंभव है, इसलिए मैं यहाँ आया। तंबू में दाखिल होकर लड़के ने चारों ओर देखा। ना कोई भट्टी, ना कोई रहस्यमय औजार, बस किताबें, चूल्हा और कालीन। अल्केमिस्ट ने आग जलाई, बाज पकाए, खुशबू तंबू में फैल गई। लड़के ने पूछा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? अल्केमिस्ट बोला, संकेतों की वजह से। हवा ने बताया था कि तुम आओगे और मदद चाहिए। लड़के ने कहा, हवा ने शायद उस दूसरे अंग्रेज के बारे में कहा हो जो तुम्हें ढूंढ रहा है। अल्केमिस्ट मुस्कुराया, उसे अभी और सीखना है, पर वो सही राह पर है। लड़का बोला, और मैं? अल्केमिस्ट ने कहा, जब कोई सच्चे दिल से कुछ चाहता है, पूरी कायनात उसकी मदद करती है। लड़के को बूढ़े राजा के शब्द याद आ गए। तो तुम मुझे सिखाओगे? नहीं, तुम पहले से सब जानते हो। मैं बस तुम्हें तुम्हारे खजाने की दिशा दिखाऊंगा। लड़के ने कहा, मुझे तो खजाना मिल चुका, ऊंट, क्रिस्टल की दुकान का पैसा और 50 सोने के सिक्के। अपने देश में तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अल्केमिस्ट ने कहा, लेकिन ये पिरामिड से नहीं मिला। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास फातिमा भी है, वो सबसे बड़ा खजाना है। अल्केमिस्ट ने जवाब दिया, लेकिन वो भी पिरामिड में नहीं मिला। रात का सन्नाटा था। दोनों बिना कुछ कहे खा रहे थे। अल्केमिस्ट ने एक बोतल खोली और लड़के के प्याले में लाल रंग का तरल उड़ेल दिया। ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट शराब थी,
जो उसने चखी थी। लड़के ने पूछा, क्या यहाँ शराब पीना मना नहीं है? अल्केमिस्ट मुस्कुरा रहा, मनुष्य के मुंह में क्या जाता है ये बुरा नहीं होता, बुरा तो वो है जो मुंह से निकलता है। अल्केमिस्ट का व्यक्तित्व डराने वाला था, लेकिन जैसे जैसे लड़का घूंट भरता गया उसका डर कम होता गया। खाना खत्म होने के बाद वे तंबू के बाहर बैठे। चांद इतना चमकीला था कि उसके आगे सितारे फीके पड़ गए। पियो, आनंद लो, अल्केमिस्ट ने कहा। आज रात ऐसे आराम करो जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले विश्राम करता है। याद रखो, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना है। तुम्हें वो खजाना ढूंढना ही होगा ताकि तुम्हारी अब तक की सारी सीख का मतलब निकल सके। कल अपना ऊंट बेचकर घोड़ा खरीद लेना। ऊंट चालाक होते हैं, हजारों कदम चलते हैं और थकते नहीं दिखते, फिर अचानक बैठ जाते हैं और मर जाते हैं। मगर घोड़ा धीरे धीरे थकता है और तुम हमेशा जान पाते हो कि उससे कितनी उम्मीद रखी जा सकती है और कब वो जवाब देने वाला है। अगली रात लड़के घोड़े के साथ अल्केमिस्ट के तंबू पर पहुंचा। अल्केमिस्ट तैयार था। उसने अपना घोड़ा काठी में कसा, बाएं कंधे पर बाज रखा और कहा, मुझे दिखाओ कि रेगिस्तान में जिंदगी कहाँ है। सिर्फ वही लोग खजाना पा सकते हैं जो जीवन के संकेत पहचानते हैं। दोनों रेगिस्तान की रेत पर निकल पड़े। चांद की चांदी जैसी रोशनी रास्ता दिखा रही थी। लड़के ने सोचा, पता नहीं मैं रेगिस्तान में जिंदगी ढूंढ पाऊंगा। मुझे अभी रेगिस्तान की समझ नहीं है। वो कहना चाहता था, लेकिन अल्केमिस्ट से डरता था। वे उस पथरीली जगह पर पहुंचे जहां लड़के ने कभी आकाश में बाज देखे थे। अब बस सन्नाटा और हवा। लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता जिंदगी कहाँ ढूंढूं, बस इतना जानता हूं कि यहाँ है, मगर कहाँ ये नहीं जानता। अल्केमिस्ट ने उत्तर दिया, जिंदगी जिंदगी को खींच लाती है। तब लड़के ने समझ लिया। उसने लगाम ढीली छोड़ दी और घोड़ा रेत और पत्थरों पर दौड़ पड़ा। अल्केमिस्ट भी पीछे पीछे आया। आधे घंटे तक दौड़ते रहे। अब न ओएसिस की खजूरें दिख रही थीं, न कोई निशान, बस आसमान में विशाल चांद और रेत पर उसकी परछाइयां। अचानक घोड़ा धीमा पड़ गया। लड़के ने कहा, यहाँ जिंदगी है। मुझे रेगिस्तान की भाषा नहीं आती, मगर मेरे घोड़े को जिंदगी की भाषा आती है। वे उतरे। अल्केमिस्ट चुप रहा। दोनों धीरे धीरे पत्थरों के बीच खोजने लगे। अचानक अल्केमिस्ट रुक गया, झुका और पत्थरों के बीच बने एक छेद में हाथ डाल दिया। पहले हाथ, फिर पूरा बाजू, कंधे तक। कुछ अंदर हिल रहा था। अल्केमिस्ट का चेहरा तन गया। फिर झटके से उसने हाथ खींचा और उछलकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक सांप की पूंछ थी। लड़का भी चौंक कर पीछे हट गया। सांप जोर जोर से फुफकार रहा था। ये कोबरा था, जिसका जहर कुछ ही मिनटों में जान ले सकता था। लड़के ने कहा, सावधान रहिए, इसका जहर बहुत खतरनाक है। लेकिन अल्केमिस्ट का चेहरा शांत था। लड़के को अंग्रेज का कहा याद आया। अल्केमिस्ट 200 साल का है। उसे रेगिस्तान के सांपों से निपटना आता होगा। अल्केमिस्ट घोड़े के पास गया, तलवार निकाली और रेत पर एक गोला खींच दिया। उसने सांप को उस घेरे में रख दिया। सांप तुरंत शांत हो गया। अल्केमिस्ट बोला, चिंता मत करो, ये दायरे से बाहर नहीं जाएगा। तुमने रेगिस्तान में जिंदगी ढूंढ ली, यही संकेत मुझे चाहिए था। लड़के ने पूछा, ये इतना जरूरी क्यों था? अल्केमिस्ट ने कहा, क्योंकि पिरामिड्स रेगिस्तान से घिरे हुए हैं। लड़का पिरामिड की बात नहीं करना चाहता था। उसका मन भारी था। कल रात से वो उदास था। खजाने की तलाश जारी रखने का मतलब था फातिमा को छोड़ना। अल्केमिस्ट ने कहा, मैं तुम्हें रेगिस्तान के पार ले जाऊंगा। लड़के ने कहा, मैं ओएसिस में ही रहना चाहता हूँ। मुझे फातिमा मिल चुकी है और मेरे लिए वो खजाने से भी कीमती है। अल्केमिस्ट मुस्कुराया। फातिमा रेगिस्तान की औरत है। उसे पता है कि मर्द जाते हैं ताकि लौट कर आ सकें, और उसका खजाना तो तुम हो। अब वो यही उम्मीद करती है कि तुम वो पालो जिसकी तलाश में निकले हो। लड़के ने पूछा, और अगर मैंने यहीं रहने का फैसला किया तो? अल्केमिस्ट ने गंभीर होकर कहा, तो सुनो क्या होगा। तुम ओएसिस के सलाहकार बन जाओगे। तुम्हारे पास इतना सोना है कि ढेर सारी भेड़ें और ऊंट खरीद सको। तुम फातिमा से शादी करोगे और 1 साल तक बहुत खुश रहोगे।
धीरे धीरे तुम रेगिस्तान से प्यार करने लगोगे। वहाँ की 50,000 खजूर के पेड़ों को जान जाओगे। देखोगे कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। दूसरे साल तुम्हें खजाना याद आएगा। संकेत तुम्हें बार बार याद दिलाएंगे और तुम उन्हें अनसुना करने की कोशिश करोगे। अपनी समझ ओएसिस और वहाँ के लोगों के भले के लिए लगाओगे। जनजाति के सरदार तुम्हारी कद्र करेंगे। ऊंट तुम्हें दौलत और ताकत देंगे। तीसरे साल भी संकेत तुम्हें तुम्हारे खजाने और तुम्हारे निजी मकसद की याद दिलाएंगे। रातों को तुम ओएसिस में भटकते रहोगे और फातिमा उदास रहेगी, क्योंकि उसे लगेगा उसने तुम्हें रोक दिया। मगर तुम उससे प्यार करोगे और वो भी तुमसे प्यार करेगी। तुम्हें याद आएगा कि उसने कभी रुकने को नहीं कहा था, क्योंकि रेगिस्तान की औरत जानती है उसे अपने आदमी का इंतजार करना होता है। तुम उसे दोष नहीं दोगे, लेकिन कई बार तुम रेगिस्तान की रेत पर चलते हुए सोचोगे, शायद तुम्हें निकल जाना चाहिए था। शायद तुम्हें फातिमा के प्यार पर और भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि ओएसिस में तुम्हें रोकने वाली सिर्फ तुम्हारी ये डर थी कि अगर चले गए तो लौट नहीं पाओगे। और तब संकेत तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा खजाना हमेशा के लिए दब गया है। एल्केमिस्ट ने रेत पर खींचा हुआ गोला मिटा दिया। सांप चट्टानों के बीच फिसलकर दूर चला गया। उसकी गहरी आवाज अब भी गूंज रही थी। देखो, जब तुम अपने संकेतों की आवाज सुनना बंद कर दोगे तो चौथे साल के आसपास वे भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। कबीले के सरदार ये देख लेंगे और तुम्हें सलाहकार की जगह से हटा देंगे, मगर तब तक तुम एक अमीर व्यापारी बन चुके होगे, ऊँटों के कारवां और ढेरों माल के साथ। मगर जिंदगी का बाकी हिस्सा इस सोच में गुजरेगा कि तुमने अपनी पर्सनल लेजेंड का पीछा नहीं किया और अब बहुत देर हो चुकी है। याद रखो, सच्चा प्यार कभी किसी इंसान को उसकी राह से नहीं रोकता। अगर कोई अपनी मंजिल छोड़ देता है तो वो सच्चा प्यार था ही नहीं, वो प्यार जो दुनिया की भाषा बोलता है। सैंटियागो चुपचाप सुनता रहा। उसे क्रिस्टल व्यापारी याद आया जो हमेशा मक्का जाने का सपना देखता रहा। वो इंग्लिशमैन याद आया जो एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था। और वो औरत भी याद आई जिसने रेगिस्तान पर भरोसा किया था। और फिर उसने देखा, यही रेगिस्तान उसे उस लड़की तक लाया था जिससे वो सच्चा प्यार करता है। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और इस बार सैंटियागो एल्केमिस्ट के पीछे पीछे नखलिस्तान की ओर बढ़ा। हवा में नखलिस्तान की आवाज़ें तैर रही थीं और सैंटियागो बार बार फातिमा की आवाज़ सुनने की कोशिश करता। उस रात जब उसने गोले के भीतर जहरीले कोबरा को देखा था, अजनबी सवार ने प्यार और खजाने की बात की थी और सैंटियागो के दिल में एक ही जवाब था, मैं आपके साथ चलूंगा। और ये कहते ही उसे दिल के अंदर गहरी शांति महसूस हुई। कल सूरज उगने से पहले निकलेंगे, एल्केमिस्ट ने बस इतना कहा। उस रात सैंटियागो को नींद नहीं आई। 2 घंटे पहले ही वो जाग गया और अपने एक दोस्त को उठाकर बोला, मुझे फातिमा का तंबू दिखा दो। उसने दोस्त को इतना सोना दिया कि वो एक भेड़ खरीद सके। फिर कहा, जाकर फातिमा को जगा दो और कह दो कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। दोस्त ने काम किया और इनाम में और सोना पाया। फातिमा तंबू के दरवाजे पर आई। दोनों खजूर के पेड़ों के बीच निकल पड़े। ये परंपरा के खिलाफ था, मगर सैंटियागो को परवाह नहीं थी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं लौटकर जरूर आऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि... कुछ मत कहो, फातिमा ने रोक दिया। किसी को इसलिए प्यार नहीं किया जाता कि वजह हो, प्यार तो बस हो जाता है। पर सैंटियागो रोका नहीं। मैंने सपना देखा, एक राजा से मिला, क्रिस्टल बेचा, रेगिस्तान पार किया और कबीलाई युद्ध की वजह से एल्केमिस्ट को ढूंढने निकला। तो मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि पूरी कायनात ने साजिश की कि मैं तुमसे मिल सकूं। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। मैं लौटकर आऊंगा, सैंटियागो ने कहा। पहले मैं रेगिस्तान को तरस के साथ देखती थी, अब मैं उम्मीद के साथ देखूंगी। मेरे पिता भी एक दिन गए थे और माँ के पास लौटे थे। वो हमेशा लौट आते हैं। फिर दोनों चुप हो गए। कुछ दूर और चले और फिर सैंटियागो ने उसे तंबू तक छोड़ा। मैं लौटूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता लौटे थे, उसने कहा। फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम रो रही हो? मैं रेगिस्तान की औरत हूँ, उसने चेहरा फेरते हुए कहा, लेकिन सबसे पहले मैं एक औरत हूँ। सुबह होते ही फातिमा रोज की तरह अपने काम में लग गई, मगर सब कुछ बदल चुका था। अब नखलिस्तान वही जगह नहीं थी। पहले ये 50,000 खजूर के पेड़ों और 300 कुओं का ठिकाना था। अब ये उसके लिए सूना पड़ गया था। अब उसके लिए मायने रखता था रेगिस्तान। वो हर रोज आकाश की ओर देखेगी और सोचेगी, कौन सा तारा सैंटियागो को उसके खजाने तक पहुंचा रहा होगा। वो हवा में अपने चुंबन भेजेगी कि कहीं वो हवा उसके चेहरे को छू कर कह दे, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब रेगिस्तान उसके लिए एक ही चीज थी, उसकी वापसी की उम्मीद। रेगिस्तान पर सफर शुरू हुआ। जो कुछ तुम पीछे छोड़ आए हो उसके बारे में मत सोचो, एल्केमिस्ट ने कहा। सब कुछ दुनिया की आत्मा में लिखा जा चुका है और हमेशा रहेगा।
आदमी जाने से ज्यादा लौटने के सपने देखता है, सैंटियागो ने कहा। वो फिर से रेगिस्तान की खामोशी का आदी हो चुका था। एल्केमिस्ट बोला, अगर जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो सच्चे मायने में वास्तविक है तो कभी नष्ट नहीं होगी और तुम हमेशा लौट सकोगे, लेकिन अगर वो सिर्फ एक क्षणिक चमक थी तो वापसी पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सैंटियागो समझ गया कि ये बात फातिमा के लिए थी, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो अब भी नखलिस्तान, खजूर के पेड़ और उस लड़की का चेहरा देख रहा था। एल्केमिस्ट आगे आगे चल रहा था, कंधे पर बाज बैठा था। पक्षी रेगिस्तान की भाषा समझता था। पहले दिन वो खरगोश पकड़ लाया, दूसरे दिन 2 परिंदे। रातें ठंडी थीं, अंधेरी होती जा रही थी। दोनों चलते रहे, बस कबीलों की लड़ाइयों से बचने के उपायों की बात करते रहे। हवा में कई बार खून की गंध घुल जाती, याद दिलाती कि संकेत हमेशा आसपास होते हैं। 7वें दिन एल्केमिस्ट ने तय किया कि आज जल्दी डेरा डालेंगे। बाज शिकार की तलाश में उड़ गया और एल्केमिस्ट ने पानी का बर्तन सैंटियागो को दिया। तुम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हो, उसने कहा। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि तुमने अपनी पर्सनल लेजेंड का पीछा किया और आपने रास्ते भर मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। सैंटियागो मुस्कुराया। मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे अपने रहस्य बताएंगे। पहले मैं एक आदमी के साथ सफर कर चुका हूँ जिसके पास रसायन विद्या की किताबें थीं, पर उनसे कुछ सीख नहीं पाया। एल्केमिस्ट बोला, सीखने का बस एक ही तरीका है, कर्म से। जो कुछ तुम्हें जानना चाहिए वो सब तुम अपने सफर में सीख चुके हो, बस एक बात और सीखनी है। सैंटियागो पूछना चाहता था कि वो आखिरी बात क्या है, मगर एल्केमिस्ट दूर क्षितिज पर बाज को ढूंढ रहा था। तुम्हें लोग एल्केमिस्ट क्यों कहते हैं? लड़के ने पूछा। एल्केमिस्ट मुस्कुराया, क्योंकि मैं हूं ही वही। लेकिन जब बाकी एल्केमिस्ट सोने की तलाश में नाकाम रहे तो गलती कहाँ हुई? साथी ने जवाब दिया, वो लोग सिर्फ सोना ढूंढ रहे थे, अपनी मंजिल का खजाना तो चाहते थे मगर उस राह पर चलना नहीं चाहते थे। तो अभी क्या सीखना बाकी है? लड़के ने पूछा। एल्केमिस्ट ने दूर क्षितिज की ओर देखा, कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त बाज शिकार लेकर लौट आया। दोनों ने रेत खोद कर आग जलाई ताकि लौ बाहर से न दिखे। खाना तैयार करते हुए एल्केमिस्ट बोला, मैं एल्केमिस्ट इसलिए हूँ क्योंकि यही मेरा हुनर है। ये विद्या मैंने अपने दादा से सीखी, उन्होंने अपने दादा से, और यूं ये सिलसिला दुनिया की शुरुआत से चला आ रहा है। पहले तो ये विद्या एक पन्ने पर लिखी जा सकती थी, एक पन्ना जिसे एमरल्ड टैबलेट कहते थे, मगर लोगों ने सादगी छोड़कर जटिल बातें लिखनी शुरू कर दी। किताबें, तर्क, दर्शन सब में उलझ गए। फिर भी वो टैबलेट आज भी जिंदा है। उस पर लिखा क्या था? लड़के ने पूछा। एल्केमिस्ट ने रेत में कुछ खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में चित्र पूरा हो गया। लड़के को वो दिन याद आया जब उसने पुराने राजा से पहली बार मुलाकात की थी। कितने बरस बीत गए लगते थे। ये है एमरल्ड टैबलेट, एल्केमिस्ट ने कहा। लड़के ने चित्र देखा, माथा सिकोड़ लिया। ये तो कोई कोड जैसा लग रहा है, जैसे अंग्रेज आदमी की किताबों में देखा था। नहीं, ये ऐसी चीज है जैसे सिर्फ दिमाग से नहीं समझा जा सकता। ये तो सीधे दुनिया की रूह तक पहुंचने का रास्ता है। समझदार लोग जानते थे कि ये पूरी दुनिया बस जन्नत की एक झलक है। ये दुनिया बनी ही इसलिए है ताकि इंसान यहाँ की चीजों को देखकर ईश्वर के पैगाम को समझ सके। यही है असली कर्म। तो क्या मुझे ये एमरल्ड टैबलेट समझनी चाहिए? एल्केमिस्ट ने कहा। अगर तुम किसी लैब में होते तो हाँ, ये सही समय होता, मगर तुम रेगिस्तान में हो। इसे महसूस करो। ये रेत का एक एक जर्रा तुम्हें दुनिया के राज सिखा सकता है। तुम्हें बस देखना है, समझने की कोशिश नहीं करनी। और मैं रेगिस्तान में डूबूं कैसे? अपने दिल की सुनो। दिल सब जानता है, क्योंकि वो भी उसी रूह से आया है जहाँ लौट कर जाना है। दोनों अगले 2 दिन रेगिस्तान पार करते रहे। एल्केमिस्ट ज्यादा सतर्क हो गया था क्योंकि आगे युद्ध वाले इलाके आने वाले थे। लड़का बार बार अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करता। कभी उसका दिल उदास हो जाता, कभी किसी खूबसूरत सुबह पर इतना भावुक कि आंखों में आंसू आ जाते, कभी खजाने के ख्वाब में धड़कन तेज हो जाती, कभी रेगिस्तान की अनंत रेखा देखकर धीमी पड़ जाती। दिल की सुनना क्यों जरूरी है? लड़के ने पूछा। एल्केमिस्ट बोला, क्योंकि जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना होगा। लेकिन मेरा दिल तो बेकरार है, कभी ख्वाब दिखाता है, कभी उस रेगिस्तानी लड़की के लिए तड़पता है, रातों की नींद चुरा लेता है। एल्केमिस्ट हंस पड़ा। ये अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हारा दिल जिंदा है, बस सुनते रहो। अगले दिनों में उनका सामना हथियार बंद कबीलों से हुआ। लड़के का दिल डर की बातें करने लगा। हो सकता है तुम्हें खजाना न मिले या यहीं मर जाओ। लड़के ने कहा, मेरा दिल गद्दार है, ये चाहता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। एल्केमिस्ट शांत स्वर में बोला, ये स्वाभाविक है, तुम्हारा दिल डरता है कि कहीं तुम सब कुछ खो ना दो। तो फिर सुनो क्यों? क्योंकि तुम इसे कभी चुप नहीं करा पाओगे। चाहे अनसुना करो, ये हमेशा भीतर गूंजता रहेगा। अगर ये धोखा दे तो?
अगर तुम अपने दिल को जान लोगे तो ये तुम्हें कभी अचानक चोट नहीं दे पाएगा। उसके सपने, उसकी इच्छाएं पहचान लो, उनसे भागो मत, सुनो ताकि तुम डर से आजाद हो सको। लड़के ने अपने दिल की हर चाल को समझना शुरू कर दिया। डर मिटने लगा। उसे अब वापस लौटने की फिक्र नहीं रही, क्योंकि एक दिन उसका दिल बोला, मैं खुश हूँ। हाँ, शिकायतें करती हूँ, मगर इंसानी दिल ऐसी ही चीज है। लोग अपने सबसे बड़े सपनों का पीछा करने से डरते हैं, सोचते हैं कि वो लायक नहीं है या उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम दिल भी डर जाते हैं। हमें याद आते हैं खोए हुए मौके, बिछड़ने वाले लोग, छुपे हुए खजाने, और हमें दर्द होता है। मेरा दिल डरता है कि उसे तकलीफ होगी, लड़के ने कहा। अल्केमिस्ट बोला, अपने दिल से कहो, दर्द का डर दर्द से भी बड़ा दर्द है। कोई दिल कभी दुखता नहीं जब वो अपने सपनों की तलाश में होता है। तलाश का हर लम्हा खुदा से मिलने का लम्हा होता है। लड़के ने अपने दिल से कहा, हाँ, हर दिन रोशन रहा, क्योंकि हर पल मेरे सपने का हिस्सा था। इस सफर में मैंने बहुत कुछ देखा जो कभी ना देख पाता अगर हिम्मत ना करता। दिल शांत हो गया। उस रात लड़का गहरी नींद सोया। अगली सुबह उसका दिल फिर बोलने लगा, हर इंसान के भीतर खुदा है। खुशियां रेत के एक कण में भी मिल सकती हैं, क्योंकि उस कण को बनाने में पूरी कायनात ने लाखों साल लगाए हैं। मगर अफसोस, बहुत कम लोग अपनी मंजिल तक जाते हैं। ज्यादातर दुनिया को डरावनी जगह मानते हैं और दुनिया सचमुच वैसी ही हो जाती है। इसलिए हम दिल धीरे धीरे बोलना कम कर देते हैं ताकि इंसान ना टूटे। तो दिल हमें सपनों के पीछे जाने के लिए कहता क्यों नहीं रहता? लड़के ने पूछा। अल्केमिस्ट बोला, क्योंकि यही सबसे ज्यादा दर्द देता है और दिल दर्द पसंद नहीं करते। अब लड़के ने अपने दिल को समझ लिया। उसने उससे वादा किया, कभी चुप मत होना। अगर मैं अपने सपनों से भटकूं तो मुझे जगा देना, मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा। उसने ये सब अल्केमिस्ट को बताया। अल्केमिस्ट मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि लड़के का दिल फिर से दुनिया की रूह से जुड़ गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने पूछा। पिरामिड की ओर बढ़ते रहो और संकेतों पर ध्यान रखना। तुम्हारा दिल अभी भी खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। तो यही था जो मुझे जानना था? नहीं, तुम्हें ये भी जानना होगा कि सपना पूरा होने से ठीक पहले दुनिया हमें परखती है। ये बुरी बात नहीं, बल्कि इसलिए कि हम जो सीखे हैं उस पर पूरा हक पा सकें। यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जैसे कि कोई रेगिस्तान में प्यास से मर जाए, ठीक तब जब खजूर के पेड़ सामने आ रहे हों। हर तलाश की शुरुआत में किस्मत साथ देती है, अल्केमिस्ट ने कहा, और अंत में असली इम्तिहान लेती है। लड़के को अपने गांव की कहावत याद आई, सबसे गहरी रात हमेशा सुबह से ठीक पहले होती है। अगले ही दिन खतरे की पहली साफ झलक दिखाई दी। रेगिस्तान की तपती धूप में अचानक 3 हथियारबंद कबीलों के आदमी आ पहुंचे और सैंटियागो और अल्केमिस्ट से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अल्केमिस्ट ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, मैं अपने बाज के साथ शिकार करने आया हूँ। कबीलों के आदमियों ने तलाशी लेने की जिद की। देखना होगा कि तुम लोग हथियार तो नहीं छिपाए बैठे हो। अल्केमिस्ट धीरे धीरे घोड़े से उतरे। सैंटियागो ने भी वैसा ही किया। तलाशी में जब उन्होंने सैंटियागो के थैले में पैसे देखे तो पूछा, ये पैसे क्यों रखे हैं? मुझे पिरामिड तक जाना है। फिर उन्होंने अल्केमिस्ट के सामान में एक छोटा सा क्रिस्टल का शीशेनुमा पात्र पाया जिसमें कोई तरल भरा था, और एक पीला कांच का अंडा जो मुर्गे के अंडे से थोड़ा बड़ा था। ये क्या चीजें हैं? उन्होंने पूछा। अल्केमिस्ट मुस्कुराए और बोले, ये फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ हैं, अल्केमिस्ट की मास्टर वर्क। जो इस एलिक्सिर को पी ले वो कभी बीमार नहीं पड़ता, और इस पत्थर का जरा सा टुकड़ा किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अरब आदमियों ने ठहाका लगाया। अल्केमिस्ट भी हंस पड़े। उन्हें बात मजाक लगी और उन्होंने दोनों को उनका सारा सामान वापस देकर आगे बढ़ जाने दिया। सैंटियागो आश्चर्य था। आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसा क्यों कहा आपने? अल्केमिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें जिंदगी का एक आसान सा सबक सिखाने के लिए। जब तुम्हारे भीतर कोई बड़ा खजाना होता है और तुम दूसरों को बताने की कोशिश करते हो तो शायद ही कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा। वे रेगिस्तान में आगे बढ़ते रहे। हर बीतते दिन के साथ सैंटियागो का दिल और शांत होता गया। अब वो अतीत या भविष्य के बारे में जानना नहीं चाहता था। बस रेगिस्तान को देखना और उस आत्माएं जहां से संवाद करना ही काफी था। अब उसका दिल उसका सच्चा दोस्त बन चुका था जो कभी उसे धोखा नहीं देता। उसका दिल उससे बातें करता, उसे हिम्मत देता, उसकी खूबियां याद दिलाता, कहता, तुम्हारे अंदर वो साहस है जिसने तुम्हें भेड़ों का झुंड छोड़कर अपनी नियति को जीने के लिए निकलने का हौसला दिया, और वो उत्साह जिसने तुम्हें क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए कभी थकने नहीं दिया। दिल ने उसे कुछ और बातें भी बताईं,
ऐसे खतरों के बारे में जिनसे वो कभी वाकिफ ही नहीं हुआ था। दिल ने याद दिलाया, एक बार उसने सैंटियागो की बंदूक छिपा दी थी ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा ले। और वो दिन भी याद दिलाया जब लड़का खेतों में बीमार होकर गिर पड़ा था। उसी वक्त आगे 2 चोर उसकी भेड़ों को लूटने और उसे मारने की सोच रहे थे, मगर चूंकि वो वहां पहुंचा ही नहीं, चोर समझे उसने रास्ता बदल लिया है और वो आगे बढ़ गए। सैंटियागो ने पूछा, क्या हमेशा आदमी का दिल उसकी मदद करता है? अल्केमिस्ट ने कहा, अधिकतर उन लोगों के दिल मदद करते हैं जो अपनी नियति को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे, बूढ़े और नशे में धूत लोग भी दिल की मदद पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे कभी खतरा नहीं होगा? नहीं, अल्केमिस्ट ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब बस इतना है कि दिल अपनी पूरी कोशिश करता है। एक दोपहर वे कबीलों के डेरों से गुजरे। सफेद जोगों में पहने अरब सिपाही हर कोने पर हथियार ताने खड़े थे। वो हुक्के पी रहे थे और युद्ध की कहानियां सुना रहे थे। किसी ने भी यात्रियों पर ध्यान नहीं दिया। कोई खतरा नहीं है, सैंटियागो ने कहा। अल्केमिस्ट की आवाज में झुंझलाहट थी। अपने दिल पर भरोसा रखो, मगर मत भूलो कि तुम रेगिस्तान में हो। जब लोग आपस में युद्ध करते हैं तो धरती की आत्मा तक उन चीखों को सुनती है, और सूरज के नीचे जो भी होता है उसका असर सब पर पड़ता है। सैंटियागो ने सोचा, सचमुच सब कुछ आपस में जुड़ा है। और जैसे रेगिस्तान ने ये साबित करना चाहा कि अल्केमिस्ट सही है, अचानक 2 घुड़सवार उनके पीछे से आ निकले। तुम आगे नहीं जा सकते, उन्होंने कहा, तुम युद्ध वाले इलाके में हो। अल्केमिस्ट ने घुड़सवारों की आंखों में सीधे देखा और कहा, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ। कुछ पल के लिए घुड़सवार चुप रहे, फिर दोनों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। सैंटियागो ने यह मंजर देखकर कहा, आपने सिर्फ नजरों से उन लोगों को झुका दिया। अल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हारी आंखें तुम्हारी आत्मा की ताकत बताती हैं। सैंटियागो को ये बात सच लगी। उसे याद आया कि कबीलों के डेरों में एक आदमी था जो बहुत दूर से भी उन दोनों को टकटकी लगाकर देख रहा था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर सैंटियागो को यकीन था कि वो उन्हें ही देख रहा था। आखिरकार जब उन्होंने पहाड़ों की लंबी श्रेणी पार कर ली, अल्केमिस्ट ने कहा, अब बस 2 दिन में हम पिरामिड पहुंचने वाले हैं। अगर हम दोनों जल्दी ही अलग होने वाले हैं तो मुझे एल्केमी सिखाओ। अल्केमिस्ट मुस्कुराया, तुम पहले ही एल्केमी जानते हो। ये उस खजाने को खोजने की कला है जो सिर्फ तुम्हारे लिए रखा गया है, दुनिया की आत्मा तक पहुंचना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लड़के ने सिर हिलाया। मैं तो सीसा को सोने में बदलने वाली एल्केमी की बात कर रहा हूँ। अल्केमिस्ट कुछ पल चुप रहा, रेगिस्तान जितना खामोश। फिर जब दोनों ने खाने के लिए रुककर दम लिया तो उसने कहा, इस ब्रह्मांड में सब कुछ बदलता है और बुद्धिमानों के लिए सोना सबसे ऊंचे दर्जे की धातु है। क्यों, ये मुझे भी नहीं पता, मगर परंपरा कहती है, और परंपरा हमेशा सही होती है। मगर इंसानों ने कभी समझा नहीं। सोना विकास का प्रतीक था, मगर उन्होंने इसे झगड़े की जड़ बना दिया। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, हर चीज की अपनी भाषा होती है। कभी ऊंट की आवाज बस आवाज थी, फिर खतरे का संकेत बनी, और फिर बस आवाज रह गई। फिर वो चुप हो गया। शायद अल्केमिस्ट ये सब पहले से जानता था। अल्केमिस्ट ने आगे कहा, मैंने सच्चे अल्केमिस्ट देखे हैं जो अपनी प्रयोगशालाओं में बंद रहे और खुद को भी उसी तरह इवॉल्व करने लगे जैसे सोना हुआ। उन्होंने फिलोसोफर स्टोन पा लिया क्योंकि वो समझ गए जब एक चीज बदलती है उसके आसपास की हर चीज बदल जाती है। कुछ को ये राज अचानक मिल गया क्योंकि उनकी आत्मा पहले से तैयार थी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। और फिर वो लोग आए जिन्हें सिर्फ सोने से मतलब था। उन्होंने कभी ये रहस्य नहीं पाया क्योंकि उन्होंने ये भूल की कि सीसा, तांबा, लोहा, हर धातु का अपना सपना होता है, और जो दूसरों के सपनों में दखल देता है उसका अपना सपना अधूरा रह जाता है। ये कहते हुए अल्केमिस्ट ने जमीन से एक सीप उठाई। ये रेगिस्तान कभी समुद्र था, उसने कहा। लड़की ने सिर हिलाया। मैंने भी देखा था, अल्केमिस्ट ने कहा। इसे अपने कान पर लगाओ। लड़के ने बचपन की तरह सीप कान पर रखी। अंदर से समुद्र की आवाज अब भी गूंज रही थी। समुद्र की आत्मा अब भी इसमें जिंदा है, अल्केमिस्ट ने कहा। ये उसका सपना है और तब तक रहेगा जब तक ये रेगिस्तान फिर से पानी से नहीं भर जाता। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और मिस्र के पिरामिडों की ओर चल पड़े। सूरज डूब रहा था, तभी लड़के के दिल ने खतरे की घंटी बजाई। चारों तरफ रेत के विशाल टीले थे। उसने अल्केमिस्ट की ओर देखा। क्या उसने भी कुछ महसूस किया? अल्केमिस्ट तो बिल्कुल शांत था। 5 मिनट बाद लड़के ने देखा, सामने 2 घुड़सवार खड़े हैं, फिर 4, फिर 10, और देखते ही देखते पूरी रेतली घाटी नीली पोशाक पहने योद्धाओं से भर गई। उनके चेहरे नीले घूंघट से ढके हुए थे, बस आंखें दिख रही थी और आंखों में मौत की ठंडी चमक। दोनों को घसीटकर पास के सैन्य शिविर में ले जाया गया। ये जासूस हैं, किसी ने कहा।
हम तो बस मुसाफिर हैं, अल्केमिस्ट ने जवाब दिया। तुम्हें दुश्मन के कैंप में देखा गया था। मैं तो सितारों को जानने वाला एक रेगिस्तानी आदमी हूँ, सैनिकों की चाल नहीं। और ये तुम्हारा साथी कौन है? एक अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट ने मुस्कुराकर कहा। जो चाहे तो हवा से आपका पूरा कैंप उड़ा दे। सैनिक हंस पड़े। हवा से मौत नहीं आती, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। रेगिस्तान वाले जादूगरों से डरते थे। मैं इसे देखना चाहता हूँ, सरदार बोला। 3 दिन चाहिए, अल्केमिस्ट ने कहा। ये खुद को हवा में बदल देगा। अगर ना कर सका, हमारी जान आपकी। तुम मेरी चीज मुझे वापस नहीं दे सकते। तुम्हारी जान तो पहले ही मेरी है। मगर उसने 3 दिन दे दिए। लड़का डर से कांप रहा था। अल्केमिस्ट ने कहा, डर मत दिखाना। रेगिस्तान के बहादुर आदमी कायरों से नफरत करते हैं। बाहर आकर लड़का फट पड़ा। तुमने मेरी सारी पूंजी दे दी, सारी जिंदगी की कमाई, और मरकर तुम्हें उसका क्या फायदा? अल्केमिस्ट बोला। उसने हमें 3 दिन की मोहलत खरीद ली। कभी कभी पैसे जान भी बचा लेते हैं। लड़की की सांसें तेज थीं। मैं तो अल्केमिस्ट भी नहीं हूं, हवा में कैसे बदलूंगा? अल्केमिस्ट ने उसके हाथों पर चाय डाली। ठंडक और राहत मिली। डर को जगह मत दो, उसने नर्म आवाज में कहा। अगर डर के काबू में आ गए तो अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाओगे। पर मुझे सच में नहीं पता हवा कैसे बनूं। तो सीख लो, जिंदगी का सवाल है। अगर ना सीख पाया तो अपने सपने की राह में मरोगे, उन लाखों लोगों की तरह नहीं जो सपने देखे ही नहीं। पहला दिन बीता। पास में बड़ी लड़ाई हुई। घायल लौटे, कुछ मरे, कुछ नए सैनिक आ गए। मौत से दुनिया नहीं रुकती। दूसरे दिन लड़का रेगिस्तान की ऊंची चट्टान पर चढ़ा। दिल की आवाज सुनने लगा। रेगिस्तान भी उसकी घबराहट समझ रहा था। दोनों एक ही भाषा बोल रहे थे। तीसरे दिन कबीले के सरदार ने अपने अफसरों को बुलाया। साथ ही बुलाया गया था उस एल्केमिस्ट को भी। सरदार ने कहा, चलो उस लड़के को देखते हैं जो अपने आप को हवा में बदलना चाहता है। एल्केमिस्ट मुस्कुराया। चलो। लड़का उन्हें उसी ऊंची चट्टान पर ले गया जहां वो एक दिन पहले आया था। बैठ जाओ, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। सरदार बोला, हम रेगिस्तान के लोग हैं, हमें जल्दी नहीं। लड़के ने क्षितिज की ओर देखा। दूर पहाड़, रेत के टीले, पत्थर और वे पौधे जो हर हाल में जिंदा रहना चाहते थे। उसी रेगिस्तान में वो कई महीनों से भटक रहा था। उसने काफिले देखे, जंग देखी, और वो नखलिस्तान जहां 50,000 खजूर के पेड़ थे और 300 कुएं थे। रेगिस्तान जैसे उसके दिल से बोल उठा, आज फिर क्या लेने आए हो? क्या कल इतना काफी नहीं था? लड़के ने कहा, तेरी रेत में कहीं वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। जब मैं तुझे देखता हूँ तो उसे देखता हूँ। मैं उसके पास लौटना चाहता हूँ। मुझे हवा बनना होगा। तेरी मदद चाहिए। रेगिस्तान बोला, प्यार क्या होता है? लड़का मुस्कुराया। प्यार बाज की उड़ान है जो तेरी रेत पर शिकार ढूंढता है। तेरे लिए तू हरी घाटी है क्योंकि तू उसे जीने का सहारा देता है। रेगिस्तान ने जवाब दिया, मैं तो अपनी थोड़ी सी नमी से शिकार को पालता हूँ, फिर बाज उसे ले जाता है। मैं जो बनाता हूँ वही छीन लेता है। लड़का बोला, क्योंकि तूने वो शिकार इसलिए बनाया ताकि बाज जी सके, और बाज इंसान को पोषण दे सके, और इंसान एक दिन तेरी रेत को ही सींचेगा। यही दुनिया का नियम है। हर चीज एक दूसरे में बदलती रहती है। यही प्यार है, वही ताकत जो सीसे को सोना बना सकती है और सोने को फिर धरती में लौटा सकती है। रेगिस्तान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अपनी रेत दूंगा ताकि हवा तेरे लिए चले, लेकिन अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। हवा से भी मदद मांग। तभी हल्की बयार चली। दूर खड़े कबीले वाले उसे देख रहे थे। कुछ आपस में ऐसी जबान में बात कर रहे थे जो लड़का नहीं समझता था। अल्केमिस्ट बस मुस्कुरा रहा था। हवा उसके पास आई, उसके चेहरे को छुआ। हवा सब जानती है क्योंकि वो पूरी दुनिया घूमती है। उसका कोई जन्म स्थान नहीं, कोई मरने की जगह नहीं। लड़के ने कहा, मदद कर, तूने ही एक दिन मेरी महबूबा की आवाज मेरे तक पहुंचाई थी। हवा ने पूछा, तुझे रेगिस्तान और हवा की भाषा किसने सिखाई? मेरे दिल ने, लड़का बोला। उस हवा के कई नाम थे। यहाँ उसे सिरो को कहते थे, लड़की के वतन में उसे लेवंटार कहते थे, लेकिन असल में हवा का कोई ठिकाना नहीं था। यही उसकी ताकत थी। हवा ने कहा, तू मेरे जैसा नहीं बन सकता, हम दोनों अलग चीजें हैं। लड़का बोला, नहीं, मैंने सफर में जाना है कि मेरे अंदर भी रेगिस्तान है, हवाएं हैं, समंदर है, सितारे हैं, सब एक ही हाथ से बने हैं।
हम सब की एक ही रूह है। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में पहुँच पाऊँ, समंदर पार करूँ, अपनी महबूबा की आवाज़ ले जाऊँ। हवा थोड़ी हैरान हो गई। उसे लगा लड़के में कोई सच्चाई है, फिर भी बोली, लोग हवा नहीं बन सकते। लड़के ने कहा, बस कुछ पलों के लिए सिखा दे ताकि हम बात कर सके कि इंसान और हवा में क्या क्या संभावनाएं हैं। हवा को पहली बार जिज्ञासा हुई, उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लड़का बोला, यही प्यार है। जब प्यार होता है तो कुछ भी मुमकिन है। समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब अपने आप होता है। यहाँ तक कि इंसान भी हवा बन सकता है अगर हवा मदद करे। हवा थोड़ी अभिमानी थी। उसने गुस्से में तेज चलना शुरू कर दिया, रेत के तूफान खड़े कर दिए। पर उसे मानना पड़ा कि चाहे वो पूरी दुनिया घूम ले, वो इंसान को हवा में बदलना नहीं जानती और नहीं वो प्यार को समझती है। हवा ने कहा, दुनिया घूमते घूमते मैंने लोगों को देखा है जो प्यार के लिए आसमान की तरफ देखते हैं। शायद बेहतर होगा कि तू आसमान से ही मदद मांग। लड़का बोला, तो मदद कर। इतनी तेज आंधी चला कि सूरज ढक जाए ताकि मैं आसमान की तरफ देख सकूं। हवा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सूरज सोने के सिक्के जैसा धुंधला हो गया। कबीले के डेरों में घबराहट फैल गई। घोड़े चीखने लगे, हथियारों में रेत भर गई। कमांडर बोले, इसे रोको, ये बहुत खतरनाक है। पर सरदार ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह की महानता देखना चाहता हूँ कि कैसे कोई इंसान हवा बन सकता है। लड़के ने आसमान की ओर देखा और सूरज से कहा, हवा कहती है कि तू प्यार को जानता है। अगर ऐसा है तो तू जरूर जानता होगा कि पूरी दुनिया की रूह क्या है। सूरज ने जवाब दिया, हाँ, मैं दूर से सब देखता हूँ। मैं रूह से बात करता हूँ। मैं जमीन को गर्मी और जीवन देता हूँ और वो मुझे जीने की वजह देती है। हमने प्यार सीखा है, लेकिन अगर मैं जरा भी जमीन के करीब आ जाऊं तो सब जलकर मर जाएगा। इसलिए हम बस एक दूसरे को देखते हैं, चाहते हैं। यही प्यार है। लड़के ने कहा, लेकिन तू प्यार को सिर्फ दूर से देखता है। अगर छठा दिन ना होता तो इंसान ना बनता और तब कोई चीज कभी नहीं बदलती। हर चीज को बेहतर बनना है, बदलना है, अपनी तकदीर पूरी करनी है, जब तक कि पूरी दुनिया की रूह एक ना हो जाए। सूरज ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया और बोला, चलो आज थोड़ा और तेज चमकते हैं। हवा, जो उनकी बात सुनकर बड़ी खुश हो रही थी, बोली, अगर तुम ज्यादा तेज चमकोगे तो ये लड़का देख नहीं पाएगा। चलो मैं भी जरा जोर से बहती हूँ। और वो सच में तेज बहने लगी। लड़के ने कहा, यही तो असली एल्केमी है, ताकि हर इंसान अपनी दौलत तलाशे, उसे पाए और फिर अपने पुराने रूप से भी बेहतर बनने की चाह रखे। जब तक दुनिया को शीशे की जरूरत है, तब तक शीशा अपना काम करेगा, लेकिन जब ये जरूरत खत्म हो जाएगी तो उसे सोने में बदलना ही होगा। यही काम एल्केमिस्ट्स करते हैं। वो दिखाते हैं कि जब हम खुद बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। सूरज ने थोड़ी नाराजगी में पूछा, तो फिर तुमने क्यों कहा कि मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता? लड़का मुस्कुराया, क्योंकि प्यार रेगिस्तान की तरह स्थिर नहीं होता, न ही हवा की तरह यूं ही भटकता रहता है, और न ही तुम्हारी तरह दूर से सब कुछ देखता है। प्यार वो ताकत है जो दुनिया की रूह को बदल देती है, उसे और बेहतर बना देती है। जब मैंने इसे पहली बार महसूस किया तो लगा कि ये दुनिया की सबसे परफेक्ट चीज है, लेकिन बाद में जाना कि इसमें भी जज्बात हैं, जंग है, और हम ही हैं जो इसे पोसते हैं। अगर हम अच्छे होंगे तो दुनिया अच्छी होगी, और अगर हम बुरे होंगे तो दुनिया भी बुरी। और यही प्यार की असली ताकत है। जब हम प्यार करते हैं तो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सूरज ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मुझे हवा बनना सिखाओ। सूरज हंसा, मुझे प्रकृति का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, लेकिन ये कैसे करना है मुझे नहीं पता। तो फिर किससे पूछूं? सूरज ने थोड़ी देर सोचा। हवा ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उसे ये बताने में बड़ा मजा आ रहा था कि सूरज की भी सीमाएं हैं। आखिर सूरज ने कहा, उस हाथ से बात करो जिसने ये सब लिखा है। हवा खुशी से चीख उठी और जोर से चलने लगी। टेंट उड़ने लगे, जानवरों की रस्सियां टूट गईं। पहाड़ी पर लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। लड़के ने आसमान की ओर देखा, उस हाथ की ओर जिसने ये सब रचा था, और उसी पल उसे लगा कि पूरी कायनात एकदम खामोश हो गई है। उसने बोलने के बजाय अपने दिल से एक दुआ निकाली, ऐसी दुआ जिसमें कोई शब्द नहीं थे, कोई मांग नहीं थी।
उसने अपने रेवड़ के लिए नए चरागाह नहीं मांगे, ज्यादा क्रिस्टल बेचने की दुआ नहीं की, ना ही उस लड़के के इंतजार करने की। बस दिल से एक एहसास उठ रहा था। उसे लगा कि रेगिस्तान, हवा और सूरज भी उसी हाथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसने देखा कि दुनिया में हर जगह संकेत बिखरे पड़े हैं, लेकिन ना रेगिस्तान, ना हवा, ना सूरज, ना इंसान जानते हैं कि उन्हें क्यों बनाया गया है। सिर्फ वो हाथ जानता है, वही चमत्कार कर सकता है। समंदर को रेगिस्तान में बदल सकता है और इंसान को हवा में। लड़के ने दुनिया की रूह को छुआ और पाया कि वो खुदा की रूह का ही हिस्सा है, और उसने जाना कि खुद उसकी अपनी रूह भी उसी का अंश है। इसका मतलब वो भी चमत्कार कर सकता है। उस दिन सिमूम नाम की आंधी पहले कभी नहीं चली थी जैसी चली। सालों तक अरबी लोग एक कहानी सुनाते रहे। एक लड़का था जिसने खुद को हवा में बदल लिया था और रेगिस्तान के सबसे ताकतवर सरदार को चुनौती देकर उसकी फौज का कैंप लगभग उड़वा दिया था। जब आंधी रुकी, लोग देख रहे थे लड़का कहाँ गया। वो तो अब दूर रेत से ढके पहरेदार के पास खड़ा था। लोग उसके जादू से डर गए, लेकिन दो लोग मुस्कुरा रहे थे, एल्केमिस्ट जिसे अपना परफेक्ट शागिर्द मिल चुका था, और सरदार जिसने खुदा की शान को पहचाना। अगले दिन जनरल ने लड़के और एल्केमिस्ट को रुखसत किया और साथ में सिपाहियों का दस्ता भी दिया जहां तक वो जाना चाहें। पूरा दिन घोड़े पर चलते रहे। शाम होते होते एक कॉप्टिक मठ के पास पहुंचे। एल्केमिस्ट उतरे और सिपाहियों से कहा, अब तुम लोग लौट जाओ, ये अब अकेला रहेगा, बस 3 घंटे में पिरामिड है। लड़के ने कहा, शुक्रिया, आपने मुझे दुनिया की भाषा सिखाई। एल्केमिस्ट मुस्कुराए, मैंने तो बस वही जगाया जो तुम पहले से जानते थे। मठ के दरवाजे पर एल्केमिस्ट ने दस्तक दी। काले कपड़े में एक साधु आया। दोनों ने कॉप्टिक भाषा में कुछ बात की और फिर लड़के को भीतर बुला लिया। एल्केमिस्ट ने कहा, मैंने रसोई थोड़ी देर के लिए मांगी है। रसोई में एल्केमिस्ट ने आग जलाई। साधु ने उन्हें सीसा दिया। उन्होंने उसे पिघलाया, फिर अपनी थैली से एक अजीब पीला अंडा निकाला। उससे बाल से भी पतली परत खुरची, मोम में लपेटी और पिघले सीसे में डाल दी। मिश्रण का रंग लाल हो गया, खून जैसा। जब ठंडा हुआ तो सीसा गायब और वहां था सोना। लड़के ने पूछा, क्या मैं भी कभी यह कर पाऊंगा? एल्केमिस्ट ने कहा, यह मेरा सफर था, तुम्हारा नहीं। बस दिखाना चाहता था कि यह संभव है। बाहर जाते हुए एल्केमिस्ट ने सोने की टिकिया को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा साधु को दिया, तीर्थयात्रियों की मदद के लिए। एक हिस्सा लड़के को दिया, जो तुमने जनरल को दिया था उसकी भरपाई के लिए। एक हिस्सा खुद रखा, मुझे फिर रेगिस्तान लौटना है जहां जंग चल रही है। और चौथा हिस्सा फिर से साधु को दिया, ये लड़के के लिए है, अगर कभी जरूरत पड़े। लड़के ने कहा, लेकिन मैं तो अपने खजाने की तलाश में हूँ, बहुत पास हूँ। एल्केमिस्ट मुस्कुराए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे पाओगे। तो फिर ये क्यों? एल्केमिस्ट हंसते हुए बोले, क्योंकि तुमने अपनी दौलत 2 बार गंवाई है, एक बार चोर को, एक बार जनरल को। और हमारी कहावत है कि जो एक बार होता है वो दोबारा नहीं होगा, लेकिन जो 2 बार होता है वो तीसरी बार जरूर होगा। घोड़े पर बैठते हुए एल्केमिस्ट ने कहा, चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, सपनों की कहानी। पुराने रोम का जमाना था, सम्राट टाइबेरियस का दौर। एक नेक दिल इंसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। एक सेना में, जिसे साम्राज्य के दूर दराज इलाकों में भेज दिया गया था, और दूसरा कवि, जिसकी कविताओं पर पूरा रोम फेदा था। एक रात उस पिता ने सपना देखा। सपने में एक फरिश्ता आया और बोला, तेरे बेटों में से किसी एक के शब्द आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी, बार बार दोहराएंगी। पिता नींद से उठे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सोचो, कोई बाप कैसे फूला ना समाए अगर उसे पहले से ही पता चल जाए कि उसके बेटे का नाम अमर होगा। लेकिन जल्द ही वो पिता एक बच्चे को रथ के नीचे कुचलने से बचाते हुए खुद कुचल गए। क्योंकि उनकी जिंदगी हमेशा नेक रही थी, वो सीधे स्वर्ग पहुंच गए और वही फरिश्ता फिर सामने आया। फरिश्ता बोला, तू हमेशा अच्छा इंसान रहा, प्यार से जिंदगी जी और इज्जत से मरा। बता, क्या ख्वाहिश है, पूरी करूंगा। पिता मुस्कुराए, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया। जब तू सपने में आया तभी लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई। मेरा बेटा कवि है, उसकी कविताएं लोग हमेशा पढ़ेंगे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस
एक दिन दूर भविष्य में मैं उसके शब्द देखना चाहता हूँ। फरिश्ते ने कंधे पर हाथ रखा और दोनों समय के पार बहुत आगे चले गए। वहां हजारों लोग थे, अजनबी जुबान बोलते हुए। पिता की आंखें नम हो गईं। मुझे पता था मेरे बेटे की कविताएं अमर हैं। जरा बता तो ये लोग कौन सी कविता दोहरा रहे हैं? फरिश्ता धीरे से बोला, रोम में तेरे बेटे की कविताएं सचमुच मशहूर थीं, लेकिन टाइबेरियस का राज खत्म होते ही सब भुला दी गईं। ये जो शब्द तू सुन रहा है, ये तेरे कवि बेटे के नहीं, तेरे सैनिक बेटे के हैं। पिता हक्का बक्का रह गए। फरिश्ता बताने लगा, तेरा बेटा दूर इलाके में सेंचुरियन बना, नेक और न्यायप्रिय। एक दिन उसका सेवक बीमार पड़ा, मरने वाला था। उसने सुना कि एक यहूदी रब्बी बीमारियों को ठीक कर देता है। वो दिनों तक घोड़े पर सवार होकर उसे ढूंढता रहा। रास्ते में उसे पता चला कि वही शख्स खुद भगवान का बेटा है। रास्ते में जिन लोगों को उसने ठीक किया था, उन्होंने तेरे बेटे को उसकी सीखें दी और उसने उस धर्म को अपनाया। अंत में जब वो रब्बी से मिला, उसने कहा, मेरे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि आप मेरे घर आएं, बस एक शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ये वो शब्द हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं भुलाया। एल्केमिस्ट ने लड़के से कहा, कोई भी इंसान चाहे कुछ भी करता हो, दुनिया की कहानी में उसका अहम किरदार होता है, बस उसे खुद नहीं पता होता। लड़का मुस्कुराया। किसने सोचा था कि जिंदगी के सवाल इतने बड़े मायने रखते हैं? दोनों ने विदा ली। एल्केमिस्ट बोला, अलविदा। लड़के ने कहा, अलविदा। लड़का रेगिस्तान में घंटों ऊंट पर सवार चलता रहा, अपने दिल की आवाज सुनते हुए। वही दिल बताने वाला था कि खजाना कहाँ है। एल्केमिस्ट की बात उसके कानों में गूंज रही थी, जहां तुम्हारा खजाना है वही तुम्हारा दिल होगा। दिल कई बातें कर रहा था। एक गडरिये की कहानी, जिसने अपने झुंड को छोड़ा ताकि अपने सपने का पीछा कर सके। यात्राएं, खोज, किताबें, बदलाव, और अचानक दिल फुसफुसाया, ध्यान रखना, जहां तेरी आंखों में आंसू आएंगे वहीं तेरा खजाना होगा। लड़का धीरे धीरे रेत का टीला चढ़ा। आसमान में फिर से पूरा चांद निकला हुआ था। महीना बीत चुका था जब उसने नखलिस्तान छोड़ा था। रेत के टीले समुद्र जैसे लग रहे थे, और जब वो चोटी पर पहुंचा तो सामने खड़ी थी मिस्र की भव्य पिरामिडें, चांदनी में नहाई हुई। लड़का घुटनों के बल गिर पड़ा और रो पड़ा। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, अपने सपने पर भरोसा दिलाने के लिए, उस राजा, व्यापारी, अंग्रेज और एल्केमिस्ट से मिलवाने के लिए, और सबसे बढ़कर उस रेगिस्तानी लड़की फातिमा के लिए, जिसने कहा था सच्चा प्यार कभी किसी को उसके सपने से नहीं रोकेगा। वो चाहता तो वापस नखलिस्तान जाकर फातिमा के साथ रह सकता था। आखिरकार एल्केमिस्ट भी तो रेगिस्तान में रहकर अपने विज्ञान को दिखाए बिना खुश था। लड़के ने सोचा, मेरे सफर ने मुझे सब सिखा दिया जो जानना जरूरी था, लेकिन अब जब खजाना पास है तो अधूरा काम पूरा करना ही होगा। उसने देखा जहां उसके आंसू गिरे थे वहीं एक भृंग यानी स्कैरब बीटल रिंग रहा था। मिस्र में ये ईश्वर का संकेत माना जाता है। एक और इशारा। लड़का फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा। रात भर खोदता रहा, पर कुछ नहीं मिला। रेत बार बार वापस भर जाती, हाथ छिल गए, मगर उसने हार नहीं मानी। दिल ने कहा था यहीं खोदना है। सुबह होते होते कुछ साए पास आए। क्या कर रहे हो यहाँ? एक ने गरज कर पूछा। लड़का डर से चुप। हम कबीलाई लड़ाइयों से भागे हैं, पैसों की जरूरत है। क्या छुपा रखा है यहाँ? मैं कुछ नहीं छुपा रहा, लड़का हकलाया। उन्होंने लड़के को खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला। बैग टटोले और सोने का सिक्का मिला। सोना है इसके पास, एक चिल्लाया। कहीं और भी छुपा होगा, दूसरे ने दांत खींचे। उन्होंने लड़के को जबरदस्ती खुदवाया, पर कुछ नहीं मिला। जैसे ही सूरज निकला, उन्होंने लड़के को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लड़का लहूलुहान हो गया, कपड़े फट गए और उसे लगा अब मौत पास है। एल्केमिस्ट ने कहा था, अगर मर ही जाना है तो पैसे का क्या फायदा? अक्सर तो पैसा भी किसी के जान नहीं बचा पाता। आखिरकार लड़का चीख उठा, मैं खजाना खोद रहा हूँ। उसका मुंह लहूलुहान था, होंठ सूज चुके थे, लेकिन उसने हमलावरों को बता ही दिया, मुझे 2 बार एक ही सपना आया। मिस्र की पिरामिडों के पास खजाना दबा है। झुंड की सरदार जैसे दिखने वाले आदमी ने अपने साथियों से कहा, इसे छोड़ दो, इसके पास और कुछ नहीं है। ये सोना जरूर कहीं से चुराया हुआ होगा। लड़का रेत पर गिर पड़ा, लगभग बेहोश। सरदार ने उसे झंझोकर बोला, हम जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले वो लौटा और बोला, तू नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा और सीखेगा कि आदमी इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए।
2 साल पहले ठीक इसी जगह मुझे एक बार एक ही सपना बार बार आया था। सपने में कहा गया था कि मुझे स्पेन के खेतों में जाना है, एक खंडहर चर्च ढूंढना है जहाँ चरवाहे और भेड़े सोते हैं। वहाँ वेदी के खंडहरों में एक गूलर का पेड़ उगाया था। कहा गया था कि अगर मैं उस गूलर की जड़ों के नीचे खुदाई करूंगा तो खजाना मिलेगा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि सिर्फ एक बार बार आने वाले सपने के लिए पूरा रेगिस्तान पार करूं। इतना कहकर वो लोग गायब हो गए। लड़का डगमगाते पैरों से उठा, आखिरी बार पिरामिडों की ओर देखा। पिरामिड मानो उस पर हंस रहे थे और वो भी हंस पड़ा। उसका दिल खुशी से फट पड़ा, क्योंकि अब उसे पता चल गया था उसका खजाना कहाँ है। रात ढल रही थी जब सैंटियागो उस छोटे से सुनसान पड़े चर्च में पहुंचा। वही चर्च जिसकी टूटी हुई छत से अब भी सितारे साफ दिखाई दे रहे थे और वेदी की जगह पर उगा हुआ गूलर का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था। उसे याद आया एक रात वो यहीं अपनी भेड़ों के साथ रुका था। वो रात कितनी सुकून भरी थी, बस एक सपने को छोड़कर। लेकिन आज वो यहाँ भेड़ों के साथ नहीं आया था। उसके कंधे पर एक फावड़ा था। वो देर तक आसमान को देखता बैठा रहा, फिर थैले से शराब की बोतल निकाली और एक घूंट भर लिया। उसे रेगिस्तान की वो रात याद आई जब वो रसायनज्ञ के साथ सितारे देखता बैठा था और दोनों ने साथ साथ शराब पी थी। उसने अपने सफ़र की तमाम राहें याद की और उस अजीब तरीके को भी जिससे खुदा ने उसे उसका खजाना दिखाने का फैसला किया था। अगर मैंने बार बार आने वाले सपनों पर भरोसा न किया होता तो न जिप्सी औरत से मिलता, न बूढ़े राजा से, न चोर से। खैर, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन रास्ता तो पहले ही लिख दिया गया था, संकेतों में। गलत होना तो संभव ही नहीं था। सोचते सोचते वो सो गया। जब आंख खुली, सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। उसने गूलर के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। ओ बूढ़े जादूगर, तुम्हें तो पूरी कहानी पहले से बता थी। तुमने तो मठ में मेरे लिए थोड़ा सोना भी छोड़ रखा था ताकि मैं वापस यहाँ पहुंच सकूं। जब मैं फटे हाल वहां लौटा था तो मंक भी हंस रहा था। क्या तुम मुझे उस मुसीबत से बचा नहीं सकते थे? हवा में एक आवाज तैर आई, नहीं, अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो तुम पिरामिड नहीं देख पाते। वो कितने खूबसूरत है ना? लड़के के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने खुदाई जारी रखी। आधे घंटे बाद फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। 1 घंटे बाद उसके सामने स्पेनिश सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक था। उसमें कीमती रत्न, लाल और सफ़ेद पंखों से सजे सोने के मुखौटे और जवाहरात जड़े पत्थर की मूर्तियां थीं। किसी पुराने विजेता का वो खजाना जिसका जिक्र उसने अपनी औलाद से भी नहीं किया था। लड़के ने अपने थैले से उरेम और तुम्बिम निकाले। उसने इन जादुई पत्थरों का इस्तेमाल बस एक बार किया था, एक बाजार की सुबह। उसकी जिंदगी और उसका रास्ता खुद ही उसे हमेशा संकेत देते रहे थे। उसने वे पत्थर संदूक में रख दिए। वे भी अब उसके नए खजाने का हिस्सा थे, क्योंकि वे उसे उस बूढ़े राजा की याद दिलाते थे जिससे वो फिर कभी नहीं मिल पाएगा। सच है, जिंदगी सचमुच उदार होती है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों का पीछा करते हैं। फिर उसे याद आया उसे तारीफा जाना है ताकि वो उस जिप्सी औरत को वादे के अनुसार खजाने का 10वां हिस्सा दे सके। ये जिप्सी लोग सच में बड़े चालाक होते हैं, उसने मुस्कुराकर सोचा। शायद इसलिए क्योंकि ये हमेशा सफ़र में रहते हैं। इतने में हवा चलने लगी, अफ्रीका से आने वाली लवंतेर। मगर इस बार हवा में ना तो रेगिस्तान की महक थी, ना आक्रमण का डर। इस हवा में था एक खास खुशबू का एहसास और एक नरम सा चुंबन जो कहीं दूर से आता हुआ धीरे धीरे उसके होंठों तक आ रुका। सैंटियागो मुस्कुराया। ये पहली बार है, उसने सोचा। मैं आ रहा हूँ फातिमा, उसने कहा।